जब अमेरिका ठान लेता है तो फिर किसने नहीं सुननी होती, तो उन्होंने सीज फायर करा ली। उन चंद लम्हात में ऐसा क्या बदला, क्या हुआ, क्या इन्फॉर्मेशन मिली? उनको ये लग रहा था कि इंडिया इतना बड़ा मुल्क है कि पाकिस्तान रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, बट व्हेन पाकिस्तान रिस्पॉन्डेड और सबको पता था कि द वे वी रिस्पॉन्डेड एंड दिस माइट एस्केलेट, तो फिर अमेरिका किया, दूसरे ममालिक किया, उन्होंने फिर आकर कूल डाउन करवाने की कोशिश की। हम शायद पब्लिक फेस हैं जो ये खबर आके एक आम आदमी आवाम तक पहुंचाते हैं, तो लोग हमें भी एक मजाक के तौर पे वो कहते हैं कि आप जहाज गिरा रहे थे। मैंने कहा 5, मैंने कहा यार ये मतलब क्या हो रहा है, मतलब कुछ कागज के जहाज है। मैंने कहा यार आप ये मजाक तो नहीं कर रहे हो। मैंने फिर अपने एडिटर से पूछा, उन्होंने कहा यू श्योर अबाउट इट? मैंने कहा आई एम। ब्रेक करें खबर। फिर मेरा बीपर हुआ, मैंने ब्रेक की। इंडिया का हदफ क्या था? हम अटैक करेंगे, पाकिस्तान विल नॉट बी एबल टू रिस्पॉन्ड। उसके बाद हम एक और अच्छी सी बॉलीवुड मूवी बनाएंगे अक्षय कुमार के साथ कि हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक कर दी और इंडिया ने जो है घुस के मार दिया और वो खामोश बैठे रहे। इतने बड़े इवेंट का पाकिस्तान की सियासत पर क्या असर पड़ेगा? इंडिया 4 जंगें हो चुकी हैं, अफगानिस्तान, वहाँ से अब हमले हो रहे हैं, ईरान के साथ कोई आइडियल ताल्लुकात नहीं, तो इसमें तो कोई बेवकूफ़ी होगा कहेगा कि आपकी फ़ौज की आपको जरूरत है। टेबल पे ये है कि इमरान खान साहब अगर बनीगाला चले जाएं या बाहर भी आ जाते हैं तो कोई गारंटर हो जो ये गारंटी देगा कि वो हुकूमत चलने देंगे एटलीस्ट फॉर 4 years, नो इलेक्शंस बिफोर 2028। हेलो एंड वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। पाक भारत जंग में ये तो सब मान चुके हैं कि मिलिट्री सतह पर हो या सफारती सतह पर, हमने भारत को जो है वो मुंह तोड़ जवाब दिया है, एक ज़बरदस्त जो है वो मुकाबला किया है। और ये सिर्फ अब इंडिया के अपने अंदर से ये नहीं माना जा रहा, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया पे भी जो है वो इसको सराहाया जा रहा है। लेकिन एक और फ्रंट है जिसको हम अक्सर तनकीद तो करते हैं, लेकिन अब जब अप्रिशिएट करने का मौका है तो दिल खोल कर अप्रिशिएट करना चाहिए, और वो है मीडिया। मीडिया और इन्फॉर्मेशन का फ्रंट जो है, आई थिंक उसमें भी हमें बड़ी कामयाबी हुई है। और ख़ासतौर पर अगर सामने जो है वो दुश्मन इंडिया के जैसा मीडिया हो तो अपने ऊपर जो है वो और ज़्यादा फ़ख्र हो जाता है। तो हमारे मीडिया ने बड़ी रिस्पॉन्सिबली फैक्ट बेस्ड लॉजिक के साथ थ्रू आउट रिपोर्टिंग की। ना सिर्फ अपने फैक्ट्स जो हैं वो बयान किए, बल्कि जो इंडियन मीडिया का एक झूठा प्रोपेगेंडा था उसको हर लम्हा एक एक करके जो है वो उसको बेनकाब किया। ना सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया ने बल्कि डिजिटल मीडिया को भी जो है वो इस पर सराहना चाहिए। तो इस पूरे जंगी माहौल में एक ऐसे सहाफ़ी जो हमें लम्हा ब लम्हा जो है वो अपडेट किए हुए थे, चाहे वो जंग से पहले राफेल के जाम करने की न्यूज़ हो, चाहे वो 2 जहाज़ गिराने, फिर इंडिया के 5 जहाज़ गिराने या 6 जहाज़ गिराने की ख़बर देना हो, ख़बर ब्रेक करना हो, या फिर 9-10 की रात जब उन्होंने हमारी बेसिस पर अटैक किया और हमने उनको जवाब दिया, तो ये ख़बर देना हो कि जो हमारा रिस्पॉन्ड था उसमें जो एयरफोर्स के लिए जो एक क्लियर एयरफील्ड थी जहाँ पे इंडियन एयरफोर्स ने जो है वो किसी किस्म के जहाज़ जो है वो लॉन्च नहीं किए हुए थे, वो ख़बर ब्रेक करना हो। तो ऐसे जंगी माहौल में जब अपने जज्बात जो हैं वो इतने हाई होते हैं, लेकिन उस वक्त जज्बात पे बेस नहीं बल्कि फैक्ट्स पे बेस जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से रिपोर्टिंग करना कितना मुश्किल होता है, ये हम पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, जियो न्यूज़ के नया पाकिस्तान के होस्ट हैं शहजाद इकबाल। अस्सलाम वालेकुम शहजाद। वालेकुम सलाम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। शहजाद, इंडियन राफेल तो जो है वो हम लेफ़्ट राइट एंड सेंटर गिरा रहे थे, लेकिन आप भी जो है वो अपने राफेल जो है वो दिन रात हम देख रहे थे टीवी पे, आपको आप गिरा रहे थे। कैसे ये हो रहा था? अच्छा, ये बहुत से लोग मुझे कह रहे हैं कि जहाज़ आप गिरा रहे थे, इसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हाँ, क्योंकि हम शायद पब्लिक फेस हैं जो ये खबर आके एक आम आदमी आवाम तक पहुंचाते हैं कि इंडियन एयरफोर्स के 2 तैयारे गिर गए हैं, 5 गिर गए हैं, 6 हो गए हैं, तो लोग हमें भी एक मजाक के तौर पे वो कहते हैं कि आप जहाज़ गिरा रहे थे। लेकिन फैक्ट तो यही है कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जो है ब्रिलियंट परफॉर्मेंस थी, आई मीन एक्सेप्शनल। और ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी, टैलेंट, प्रैक्टिस, हार्ड वर्क, और सबसे ऊपर ऑब्वियसली जो अल्लाह ने करम किया पाकिस्तान के ऊपर, तो इट वाज एक्सेप्शनल। तो इसमें हम खबर की हद तक तो हम कर रहे होते हैं, बाकी काम तो उन्होंने ही किया है। हाँ, लेकिन नहीं शहजाद, मीडिया जो एक रोल प्ले कर रहा होता है, जैसे कि मैंने कहा कि ख़ासतौर पर चलो हम अच्छे हैं वो तो एक अलग बात है, जो अगला जिस तरह की वहाँ पे जो रिपोर्टिंग हो रही थी उसने हमें और जो है वो मैंने कहा हमें अब खुलकर जो है वो खुद पर फ़ख्र करना चाहिए कि हमारे मीडिया ने जितना रिस्पॉन्सिबली प्ले किया। आई मीन इट्स वर्थ डिस्कसिंग। और ये आने वाले कुछ टाइम तक खासतौर पर ऐसे जंगी माहौल में आपको पता है कि कितना मुश्किल जो है एक तो रिपोर्टिंग होता है फैक्ट बेस्ड, और उन्होंने तो मतलब एग्जैजुरेशन तो अंडर स्टेटमेंट है ना, उन्होंने तो झूठ का एक बाजार लगा दिया था। मतलब अगले दिन जब रियल में हुआ, ये तो 8 तारीख की अगर आप उनकी कवरेज देखें 8 की रात को, तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान का बंदरगाह, सी पोर्ट, इवन लाहौर में उन्होंने सी पोर्ट बना के उसको भी तबाह कर दिया।
उसका उनको बड़ा नुकसान अगले दिन हुआ जब एक बैटल हुई, एयर बैटल हुई और फिर ग्राउंड टू ग्राउंड मिसाइल्स हुए, तो उनके मीडिया को कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा था क्योंकि उनके अपने लोग अगली सुबह तक बेनकाब कर चुके थे, क्योंकि वो कहते हैं पाकिस्तान का नक्शा बदल जाएगा, सुबह उठे पाकिस्तान वैसे ही है, लोग यहाँ पे ऑफिस भी जा रहे हैं, स्कूल्स भी खुले हुए हैं, बिजनेस वाज एज यूजुअल। तो उनको बड़ी सुबकी हुई इसमें। तो एक तो होता है फैक्ट बेस्ड रिपोर्टिंग करना। मैं पाकिस्तानी मीडिया को क्रेडिट इसलिए देता हूं क्योंकि मेजॉरिटी बाय एंड लार्ज, एंड व्हेन आई से बाय एंड लार्ज, 90% से ऊपर जंगजू माहौल नहीं था कि हाँ वो मारेंगे तो हम भी मारेंगे, हम भी जाके अटैक करेंगे फलाना, ये नहीं था। हम क्या कह रहे थे, जंग मसले का हल नहीं है, बातचीत करो, जो हमारी हुकूमत की स्टेट की पोजीशन थी, बातचीत के जरिए मसला हल करो। मेरे ख्याल से इस पर आगे जाकर भी हम बात करेंगे। तो ये बहुत बड़ा फर्क था कि जब आप एक मैसेज दे रहे होते हैं कि यार अगर आप कह रहे हैं कि हम गलत हैं, इन्वेस्टिगेशन कराओ, डोजियर्स दो, प्रूफ दो कि पाकिस्तान का कोई इन्वॉल्वमेंट थी पहलगाम वाकये में, तो मेरे ख्याल से हमने बहुत सेंसिबली काम किया है। और ये वाकई ये अप्रिशिएट करना चाहिए कि हम ये नहीं कह रहे थे कि इंडिया को जो है वो ख़त्म कर दो और तबाह बर्बाद कर दो। लेकिन आपकी जो रिपोर्टिंग थी शहजाद, और मैं भी देख रही थी एंड आई एम श्योर और जो है वो लोग भी देख रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है। एक तो उस वक्त एक ऑलमोस्ट रियल टाइम एक इन्फॉर्मेशन जो है वो पास ऑन करना, वो देना ऑडियंस को, लेकिन ये ख्याल रखना कि वो गलत ना हो, एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से जो है वो रिपोर्टिंग करना। मैं चाहूँगी आप उस पर बताएं थोड़ा। अच्छा, एक तो 6 और 7 की रात को तकरीबन 12:30 बजे या 12:25 पर पहला अटैक हुआ है। जो सीसीटीवी फुटेजेस हमने देखी भावलपुर की, मुरीद की, उसमें जो रिकॉर्ड हुए इंडिया के ब्लास्ट 12:25 पे हुए। मैं आपको बताऊं, एंड आई कैन शो यू द मैसेजेस। 11:40 पे सोर्स टोल्ड अस कि पाकिस्तान के ऊपर आज इंडिया हमला करेगा। चल तो रहा था ना इतने दिन से, जैसे वो रफाल वाली खबर का भी आपने जिक्र किया कि उन्होंने पहले भी कोशिश की, लेकिन उस दिन ये कंफर्म था। 11:40 पे मैं बता रहा हूँ, तकरीबन जो 12:25 पे हुआ है तो 1:45 पहले, कि इंडिया आज पाकिस्तान पे अटैक करेगा। और मैसेज हमारे लिए था कि यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, इट कुड बी एन ऑल नाइट। मतलब जिसने मुझे कहा, उसने कहा, उनको पता था ऑब्वियसली कि मीडिया भी फिर जो है वो फॉरफ्रंट पे होगा, खबरें देनी होंगी, तो उन्होंने कहा मतलब आपकी सारी रात शायद इसी में कटे, और ऐसा ही हुआ। मतलब मैंने जब सुना, मुझे भी लग रहा था कि हो सकता है ये ऐसा ही मैसेज हो कि आज भी कुछ ना हो, या अगर कुछ अटेम्प्ट हो तो हम नाकाम बना दें, बट इट एक्चुअली हैपेंड। और उसके बाद जो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स था वो फिनोमिनल था, क्योंकि देखिए जंग में ना सबसे आसान टारगेट होता है सिविलियंस को मारना, क्योंकि जो सिविलियंस आबादी जहाँ पे होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल नहीं होता। अगर आप एयर बेसिस पे अटैक कर रहे हैं, एयरफील्ड पे कर रहे हैं, दैट इज़ मच मोर डिफिकल्ट। वहाँ पे आपका डिफेंस सिस्टम होता है, हमारे पास HQ-9 है डिफेंस सिस्टम, उनके पास S-400 है, उसका दिफा कर सकते हैं आप। सिविलियन आबादी पे आप बम गिरा के चले जाए, उसमें कोई बड़ी, इसीलिए शायद हम वो इस्तेमाल करते हैं, मैं एग्री नहीं करता उस वर्ड से कि बुज़दिल हमला, लेकिन हाँ अगर सिविलियंस पे कर रहे हैं आप तो वो यकीनन बुज़दिल हमला है। तो उसके बाद हमारा रिस्पॉन्स बहुत इमीडिएट था। मैंने अपनी खबर में भी बताया था कि उस दिन 125 जेट फाइटर्स हवा में थे दोनों तरफ। उनके तकरीबन 75 to 80 थे, हमारे 35 से 40 थे। एट नो पॉइंट दोनों एयरक्राफ्ट, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स के हो या हमारे हो, उन्होंने अपनी एयर स्पेस को वायलेट किया या क्रॉस किया। क्योंकि रबिया अब जंग जो है ना बदल चुकी है। जो डॉग फाइट का पहले तस्वुर था, जो हम टॉप गन में देखते थे 80s में भी, कि प्लेन बड़े क्लोज है, एक दूसरे को लॉक किया, स्मॉल आर्म्स भी यूज़ किए, मिसाइल्स भी यूज़ किए, अब वो नहीं होता है। अब ज़माना है बियॉन्ड विजुअल रेंज का, और आपने एक डिस्टेंस से हिट करना होता है। हमारे पास भी जो उस पर PL-15 है जो चाइना ने हमें दी है, या उनके पास स्पाइस 2000 है इंडिया के पास, या मिट्योर जो इस्तेमाल होता है रफेल में, उनकी रेंजेस 200 किलोमीटर की हैं। और हमें मेरे ख्याल से इसमें बढ़तरी थी क्योंकि हमने उसको और एडवांस किया हुआ है सिस्टम को, तो हम वी कुड हिट 250 किलोमीटर to 300 किलोमीटर, और अब 200 किलोमीटर पर हमने उनका एक जहाज़ गिराया भी है। तो जो आपने सवाल पूछा, उस वक्त जब ये खबरें आ रही थी, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने बताया कि 2 जहाज़ गिर गए, तो उस वक्त कुछ चैनल्स ने फिर खबर दी कि ये रफेल गिरे 2। मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन उस वक्त नहीं थी। उन्होंने कहा एक Su-30 है और एक हम पता लगा रहे कौन सा है, लेकिन वो रफेल था, बाद में पता चला। फिर खबर आई कि 3 जहाज़ हो गए। मेरी सोर्स ने मुझे दी, जो रेलिवेंट सोर्सेज हैं। मैंने फिर अपने एडिटर से बात की कि यार खबर देनी है, उन्होंने कहा कंफर्म है। मैंने कहा दे दें, बिकॉज देखें मेरे पास कोई तरीका नहीं है कि मैं वहां जाके इंडिया की सरजमीन पे चेक करूं, वेरीफाई करूं कि श्रीनगर में गिरा है, कि आदमपुर में गिरा है, कि कहाँ गिरा है जहाज। मैं कैसे कर सकता हूँ वेरीफाई? यू हैव टू ट्रस्ट योर सोर्स, एंड ऑब्वियसली ये एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है जिसमें आप ट्रस्ट करते हैं और आपको पता है कि वो आपको बर नहीं कर देगा, यानी कि आपकी खबर को आपको गलत खबर नहीं फीड करेगा।
अच्छा, यहाँ तक तो चले, समझ आ रहा था एक फाइट हो रही है और लग रहा था मुझे कि हमारी तरफ से भी शायद कोई जहाज गिरा हो, लेकिन अभी ऑब्वियसली हमारे जो सोर्सेज वो नहीं बताएंगे। जैसे इंडिया में अगर कोई नुकसान होता है तो वो छुपाते हैं। हाँ। एक तो अल्लाह का शुक्र हमने कोई चीज़ छुपाई नहीं है। और आप जो बात करी थी ना, हमने तो ट्विटर भी खोल दिया। अगर हमारी स्टेट के पास छुपाने को कुछ होता तो सबसे पहले तो ट्विटर बंद रहता कि यार हम भी थोड़ा सा जो है ना इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में झूठ फैलाएं, लेकिन बाय एंड लार्ज हमारे पास नहीं था छुपाने को। खुली किताब है यार, ये हुआ है, ये नहीं हुआ है, मुरीद में अटैक हुआ है, भावलपुर में ये हुआ, इतने सिविलियंस राइट फ्रॉम द स्टार्ट। ठीक है, तो 3 हुए। फिर मुझे जब मैंने फिर चेक किया, मैंने कहा क्या अपडेट है, उन्होंने कहा 5 हो चुके हैं और 3 रफेल है, इसमें से एक सू है और एक अनमैन्ड हेरन, जो अनमैन्ड व्हीकल आप यूएवी कहते हैं, अनआर्म्ड व्हीकल, अनमैन्ड व्हीकल सॉरी, तो वो है। मैंने कहा 5, मैंने कहा यार ये मतलब क्या हो रहा है, मतलब कुछ कागज के जहाज है। मैं लिटरली मैं मतलब 1 मिनट के लिए सोचता मैंने ऑब्वियसली आई रिलाई ऑन माय सोर्सेज, बट मैंने कहा यार आप ये मजाक तो नहीं कर रहे हो, और ऐसा तो नहीं होगा कि बाद में कल मेरा मजाक बन रहा होगा, क्योंकि ये सोर्सेज से खबर आ रही है, ये कोई ISPR नहीं दे रहा है, कोई पाकिस्तान एयरफोर्स नहीं दे रही है, तो मैं खबर दे रहा हूँ, मेरा मजाक बनेगा कि 5 हो गए। उन्होंने कहा ट्रस्ट अस, बिकॉज दे वर टेलिंग मी विच एयरक्राफ्ट, दे वर टेलिंग मी द डिस्टेंस, किस जगह पे हुआ है, ये सारी चीजें थी जो मैंने जियो पे ब्रेक भी की थी। मैंने फिर अपने एडिटर से पूछा, उन्होंने कहा यू श्योर अबाउट इट, मैंने कहा आई एम। उन्होंने कहा ब्रेक करें खबर। फिर मेरा बीपर हुआ, मैंने ब्रेक की। उस वक्त उन्होंने मुझे कहा था कि छठे की भी है, वो कंफर्म नहीं है, वी विल कंफर्म जब हमें मल्टीपल सोर्सेज से वेरीफाई हो जाएगा। अच्छा। फिर थोड़ी देर बाद खुद फोन आया कि छठा मिग 29 भी गिरा दिया है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मेरे पेपर्स में लिखा होगा यहाँ पे कि कौन सा वो एरिया था। मैंने कहा ये ज्यादा हो गया, 6 जहाज गिरा दिए। और मैंने कहा फिर हमारे कितने हुए, क्योंकि अगर इतनी बड़ी एक एयर बैटल हो रही है, 125 आपने कहा, वो तो फिर बाद में हमें पता चला इतनी एयर बैटल हो रही है। मैंने कहा फिर ये हमारे कितने गिरे, कह रहे हैं नन, नॉट इवन अ सिंगल एयरक्राफ्ट। मैंने कहा दिस इज अनबिलीवेबल, कह रहे हैं इट्स अ मिरेकल, क्योंकि जब इतनी एयर बैटल हो रही हो 125 जहाज़ों के दरमियान, एक मिसाइल गलती से भी लग सकता है और 200 किलोमीटर दूर में से भी हम हिट कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया छठा जहाज़ है। फिर मैंने ये खबर दी, आई थिंक 4:30-5 बज रहे होंगे, कि 6 हमने उनके तैयारे गिराए, जिसमें एक UAV है, ठीक है, वो भी कॉम्बैट था, इसीलिए उसको वो तस्वर कर रहे थे कि जेट ही आप समझे उसको, और 5 फाइटर जेट थे। ये था सिनारियो। फिर मैं आपको बताऊं, अब ये तो ज़्यादा लोगों को नहीं पता है कि, और मेरे सोर्सेज कंफर्म करें, एक मिग 2000 हमने और गिराया है, जिसकी कंफर्मेशन 3-4 दिन पहले आई थी। उन्होंने कहा हमें पता था, हाँ। लेकिन हम इसको चेक कर रहे थे। मिराज 2000 पेम्पोर ईस्ट ऑफ श्रीनगर जगह है, वहां पे छठा जहाज था, छठा जेट फाइटर था। तो आप कह रहे हैं कि वो UAV को हटाकर 6 जहाज है, 6 जेट फाइटर है, एक UAV है। ये मिराज 2000 है। और मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा इसकी कंफर्मेशन 6-7 दिन बाद क्यों आ रही है? कह रहे हैं हमें अंदाजा था, बट वी ऑब्वियसली डिपेंड ऑन इंटेलिजेंस एंड मल्टीपल सोर्सेज। जब वहां से हमें कंफर्मेशन होती है तो हम बताते हैं। तो ये पेम्पोर में ईस्ट ऑफ श्रीनगर छठा जहाज भी उनका गिरा। नाउ दिस इज सो मच रिस्पॉन्सिबल, नॉट लाइक इंडिया के जो है वो आप इंफॉर्मेशन जो है वो इस तरह की दिए चले जाएं, जबकि आप कह रहे हैं कि 3-4 दिन पहले को पता चल गया। इस वक्त जो जमाना है उसमें कोई ब्लेम नहीं करेगा कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी एक हिस्सा है, ठीक है। तो अगर आपका मुल्क दूसरे मुल्क के सामने एंगेज है, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन शायद आपको ऐसी फीड की जाए जो आपको पता हो कि एग्जैजुरेटेड हो सकती है, बिकॉज ऑब्वियसली एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी है। लेकिन हाँ, ये सारी चीजें जो है बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। लेकिन ये तो नहीं सोचा था शहजाद के इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में तो यही होता है, जैसा आप कह रहे हैं कि ऐसी चीज़ें फीड की जाएं जिस पे यू प्ले ऑन दोज थिंग्स। लेकिन हमने तो इसको पूरा बदल के ही रख दिया ना, कि हमने तो इस चीज़ पे प्ले किया कि हम शुरू से सच जो है वो दिखाएंगे, देखिए जो फैक्ट्स हैं वो दिखाएंगे। हमारी बड़ी अच्छी किस्मत भी है और हमारी परफॉर्मेंस भी है। हमारे पास सच था बताने को, तो हम सच बता रहे थे। उनके पास छुपाने को बहुत कुछ है, वो छुपा रहे हैं। उनके पास दिखाने को कुछ नहीं है, तो वो झूठ भी बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। जैसे मैंने बताया 8 तारीख को तो उन्होंने पूरे पाकिस्तान को फतह कर लिया था, पाकिस्तान का नक्शा बदल दिया था। उनके पास दिखाने को नहीं है कि उन्होंने, उनके जो थे जो एयरफोर्स को के तर्जुमान, उनसे जब पूछा गया उन्होंने कहा हमने भी तैयारे गिराए, लेकिन कौन से गिराए हैं, कितने गिराए हैं, वो हम नहीं बता सकते। उनसे जब पूछा रफेल गिराए, उन्होंने कहा देखिए नुकसान होते रहते हैं जंग में, दोनों तरफ होते हैं, बट ये ऑपरेशनल डिटेल्स हम नहीं बताएंगे। तो उनके पास छुपाने को बहुत कुछ था, हमारे पास बताने को बहुत कुछ था। तो ये हमारा ऑब्वियसली एज अ मीडिया मैं कह रहा हूँ, वी आर वेरी लकी कि इसमें हमें फतह हासिल हुई और हमारे पास दिखाने को बहुत कुछ था। और शायद उसी डेस्परेशन में वो 3-4 दिन ट्रॉफीज ढूंढते रहे कि हमें जहाज मिल जाए, उनके एयरफील्ड को अटैक करो, उनके एयरबेस को अटैक करो, शायद हमें कोई F-16 मिल जाए, कोई हमें J-10C या JF-17 थंडर मिल जाए, जो उनको नहीं मिला।
तो ये भी देखें, मैं और जो मैं आपको बताऊं, मेरी जब बात हुई थी उन्होंने कहा था इट्स मिरेकल, मतलब ये गैबी मदद है कि जहाज आपके 45 उड़ रहे हो, एक डैमेज ना हो, आपके एयरफील्ड्स पे अटैक हो, आपका एक जहाज तबाह हुआ बट वो फाइटर जेट नहीं था आपका, जो मेरे ख्याल से हैदराबाद में हुआ है, नहीं रहीम यार खान का तो एयरपोर्ट था हैदराबाद में जो हुआ, तो वो एक बड़ा कहते हैं मिरेकल था। शायद हो सकता है हमारे मेंटेनेंस हैंगर में एक आध फाइटर जेट होता, तबाह हो जाता, उनको भी ट्रॉफी मिलती, F-16 गिरा दिया। वो तो 2019 में भी क्लेम करते हैं उन्होंने F-16 गिराया, उनके एयर चीफ ने एक साल बाद भी इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा हमने एक F-16 गिराया, कुछ नहीं गिराया। लॉकहीड मार्टिन का उसको भी इंटरव्यू आ गया था, उनका स्टेटमेंट आ गया था, कोई डैमेज नहीं हुआ F-16 को, क्योंकि दुनिया भर में पता चल जाता है। इंडिया ने छुपाने की कोशिश की, क्या हुआ, फ्रेंच इंटेलिजेंस ने बात कर दी, एक हो गया है, यूएस इंटेलिजेंस से तस्दीक कर दी, 2 हो गए, तो उनके लिए एक बड़ी एम्बैरेसमेंट थी। अच्छा, मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हमारा जहाज गिरना तो बहुत दूर की बात है, और मैंने ये बताया था कि जिस दिन ये बैटल हो रही थी तो उसमें जो है ना बियॉन्ड विजुअल रेंज, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ 250-200 किलोमीटर पे आप भी अटैक कर सकते हैं। और तो, वो सॉरी टू कट यू, ये इंडिया के पास भी इतना ही है हाँ, रेंज, तो थोड़ा कम है हमसे, 200 लेकिन ये कम, मेटेओर जो मिसाइल्स होते हैं जो राफेल में वन ऑफ द बेस्ट है वो भी। और हमारे जो एयरफोर्स के तर्जुमान है औरंगजेब साहब, जो कि इस वक्त हार्ट थ्रॉब ऑफ द नेशन बने हुए, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि उनकी एक प्रोफेशनल फोर्स है, उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, बट वी केम आउट एज अ विनर। तो उनको क्यूज मिलते हैं पायलट्स को, जेट फाइटर्स को, जब क्यूज मिलते हैं वो लॉक करते हैं, उसके बाद अटैक करते हैं। हमारा ना कोई जहाज लॉक हुआ, उन्होंने एक मिसाइल फायर नहीं किया, तो वो कोई क्यू नहीं उनको मिला। नाउ इमेजिन कि 70-80 आपके जेट फाइटर्स हैं और आप पाकिस्तान के एक फाइटर जेट को लॉक नहीं कर सके, एंड यू कुड नॉट फायर अ सिंगल मिसाइल। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी रबिया, ये सोचें। सो इसीलिए हम कहते हैं जहाँ पे महारत है, टेक्नोलॉजी है, वहाँ पे अल्लाह ने बड़ा करम भी किया। लेकिन आपका मैं सुन रही थी, आपने जो है उससे पहले भी एक आप आई थिंक शाहजेब खानजादा के शो में आप कह रहे थे कि हमने 2019 में भी उनका मिग जो है वो गिराया था, ऐसा ना हो कि अब जो है राफेल की बारी हो और जो है फ्रांस में जो है वो एक हलचल जो है वो मच जाए। ये तो सुपीरियॉरिटी आपके दिमाग में थी, आपको पता था। हाउ डिड यू गेज दैट? हाँ, मैंने कहा था कोई बुद्धू अभिनंदन टाइप आ गया। तो वो जो मिग की बेइज्जती हुई थी, और रशिया में आपने देखा कि उनकी शेयर वैल्यू गिर जाती है, वही कहीं फ्रेंच के साथ ना होता है, डिसॉल्ट के साथ, और हुआ है, और वही हुआ डिसॉल्ट में आपने देखा, क्योंकि अब फ्रांस टेक्नोलॉजी, और क्योंकि राफेल आज तक गिरा ही नहीं था, किसी जंग में गिरा ही नहीं है, जंगें होती भी ऑब्वियसली फोर्सेस के दरमियान कम ही है, वो गिरा भी नहीं था, उनकी वैल्यू डाउन हो गई। J-10C जिन्होंने बनाया, उनकी शेयर प्राइस कहाँ से कहाँ, मेरे ख्याल $7-8 बिलियन, तो उस दिन मैं देख रहा था कि उनको उनकी शेयर प्राइस में इजाफा हो गया है। तो देखिए, मैं भी रिसेंटली मेरा इत्तेफाक हुआ जो टेक्नोलॉजीज़ हैं हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स के पास, वो देखने का। एक तो नेस्टैप इदारा बनाया, ये बहुत से लोगों को पता ही नहीं है, ये 3-4 साल में हुआ है, और मेरे ख्याल से जो एयर चीफ है ज़हीर बाबर सिद्धू, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। पूरी एयरफोर्स उनको इस पर क्रेडिट देती है कि उन्होंने टेक्नोलॉजी में बहुत महारत हासिल की, और टेक्नोलॉजी में उन्होंने कहा कि जितनी बेहतर हो सकती है उसको बनाए। तो नेस्टैप बड़ा काम कर रहा है। नेस्टैप में जब मेरा विजिट किया तो वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट और ये सारी रिसर्च में तो काम कर रहे हैं। आई वॉज सरप्राइज, वी हैव सो मेनी PhDs इन पाकिस्तान एयरफोर्स। मुझे लगा मैं कोई किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में बैठा हूँ कि आपसे मिले, मैं PhD, ये PhD फलाना, तो वो कमाल है। मतलब पढ़े लिखे लोग वहाँ पे मौजूद हैं जो कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट और इन सब चीज़ों में काम कर रहे हैं। दूसरा, फिर हमें ये आइडिया हुआ कि पाकिस्तान एयरफोर्स इज नॉट जस्ट गुड फाइटर पायलट्स, गुड फाइटर जेट्स, बट हमारे पास साइबर वॉरफेयर में, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में, स्पेस वॉरफेयर में हमने बहुत इम्प्रूव किया है। ऑब्वियसली इसमें चाइना की सपोर्ट बहुत ज़्यादा रही है। अगर हमारे पास आज ड्रोन्स हैं कमाकाजी टाइप, तो उसमें टर्की की बड़ी इन्वॉल्वमेंट रही है। तो इन मुल्कों ने बड़ा हेल्प किया, बट पाकिस्तान ने अपने आप को टेक्नोलॉजी में बहुत बीफअप किया है, और अब ये हम खुद टेक्नोलॉजी बना भी रहे हैं। तो स्पेस से क्या होता है, जब आप स्पेस वॉरफेयर में कहते हैं कि उनका जहाज उड़ा, पता चल गया, आप साइबर अटैक कैसे करते हैं, आपने उनकी जैमिंग की अपने रडार्स के जरिए, अपनी जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके जरिए, तो ये हमने करके दिखाया है। उनके जब 4 राफेल आए थे, हमने उनको जैम किया, उनकी कम्युनिकेशन बाकायदा लॉक कर दी हमने, जिस वजह से उनको दोबारा जो है श्रीनगर एयरबेस पे उड़े, आदमपुर से थे, उतरना श्रीनगर एयरबेस पे था पड़ा, तो वो हमने करके दिखाया। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही कहते हैं ना मल्टी डोमेन उनकी एक स्ट्रैटेजी थी कि अगर होगी जंग खुदा ना खास्ता, हम हर फ्रंट से जाके अटैक करेंगे। इसलिए उस दिन आपने सुना ना कुछ एरिया में हमने उनकी बिजली भी बंद कर दी, जैमर्स दिए, उनके S-400 को हमने टारगेट किया। तो ये हो नहीं सकता विदाउट दीज टेक्नोलॉजीज। तो मुझे ये आइडिया था, कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। इसमें इंटरेस्टिंग बात ये कि जब ब्रीफिंग भी मुझे दी गई कि ये चीज़ें हमारे पास हैं, तो मैंने कहा इंडिया, हमारा अगर डिफेंस बजट $8-9 बिलियन है, इंडिया का $86 बिलियन था। ठीक है, 6th लार्जेस्ट इंडिया का डिफेंस बजट है दुनिया में। USA, रशिया, चाइना, जर्मनी के बाद उनका 6th लार्जेस्ट है। फिर पिछले 4-6 सालों में
यूक्रेन के बाद सबसे बड़ा असले का इंपोर्टर है इंडिया। यूक्रेन में तो जंग लगी हुई है 4 साल से, उनको तो करना है, और ऑब्वियसली फंडिंग भी है, अमेरिका की भी है, यूरोपियन नेशंस की भी है। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है। लेकिन मैंने कहा जब उनके पास इतना पैसा है तो ये टेक्नोलॉजी उनके पास भी होंगी। उन्होंने कहा हम सुपीरियर हैं इन टेक्नोलॉजी अगेंस्ट इंडिया। पाकिस्तान एयरफोर्स की मैं फिलहाल बात कर रहा हूँ। मैंने कहा हाउ आर यू सो श्योर? आपने जमा करके रखा है, आप कह रहे हैं उनको सब चीज़ों का नहीं पता, दे विल बी सरप्राइज। मैंने कहा क्या पता हम भी सरप्राइज हो जाए। लेकिन मेरे ख्याल से उनकी बात दुरुस्त साबित हुई। हमने अपनी टेक्नोलॉजी में दिखाया कि हम सुपीरियर हैं, अपनी परफॉर्मेंस में सुपीरियर है। और जबकि उनकी जो टेक्नोलॉजी की या जो डिफेंस की सपोर्ट है वो इजराइल से आती है, व्हिच हैज द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड ड्रोन्स वगैरह। वो तो अभी भी लोग है, स्पेकुलेशंस है, कोई हमारे पास कंफर्म खबर नहीं है कि उन्होंने 2019 में भी उनको सपोर्ट किया था, अभी भी किया था। बिल्कुल। तो ये, लेकिन आप मुझे ये बताएं, जब हम ये कहते हैं कि हमने भी जो 9/10 वाला जो अटैक था, और हमने क्योंकि हम शुरू से यही बात करें कि हमारे पास तो जो भी चीज़ें थी वो हमने दिखा दी शुरू से, मीडिया पे जो है वो दिखाई। ISPR भी बार बार आके जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, एक एक चीज़ बहुत डिटेल में जो है वो बताते हैं, और ज़बरदस्त मैं कहूँगी उनकी प्रेसर्स जो हैं वो रही हैं। लेकिन ये एक तनकीद की जा रही है कि हमने उस तरह की इमेजेस क्यों नहीं दिखाई उन अटैक्स की जिस तरह से इंडिया ने जो है वो इमेजेस दिखाई हैं। देखिए, मुझे एक तो सैटेलाइट इमेजेस जो S-400 वगैरह की वो तो हमारे पास मौजूद है, और ये एक दो न्यूज़पेपर्स में अब, क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में इंडिया बहुत पीछे रह गया ना, क्योंकि सब कह रहे थे रफेल गिरा है, ये हुआ है। पाकिस्तान ने, जिन्होंने ये खबरें दी अखबार में कि सैटेलाइट इमेजेस ने दिखाई, वो खुद ये तस्लीम भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान का अटैक रोबस्ट था। उधमपुर के कहते हैं कि सैटेलाइट इमेज में कोई डैमेज नहीं आया, लेकिन ये तस्लीम कर रहा है न्यूयॉर्क टाइम्स के वहाँ पे कि इंडिया खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि वहाँ पे उनका एक सोल्जर जो है वो जहाँ भाग हुआ, ठीक है, वो मारा गया वहाँ पे, तो ये तस्लीम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से उनकी खबरों में भी एक आध खबर को देके कि हमने सैटेलाइट इमेज नहीं दिखाई, उन्होंने उसको बिल्टअप करने की कोशिश किया। और आई थिंक ये एक इंडिया की तरफ से रिस्पॉन्स था कि अगर पूरा मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है तो हम भी अपनी खबरें प्लांट कराएं। इंटरेस्टिंगली इसमें इंडिया में आप देखें जो पढ़े लिखे सहाफ़ी भी हैं वो क्या कह रहे थे कि पाकिस्तान ने ये सारे जो न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट वगैरह, इनमें जाके खबरें फीड कराई हैं क्योंकि जो सहाफ़ी लिख रहे हैं वो पाकिस्तानी है। और कुछ वहाँ से ऐसी आवाज़ आई कि पैसा भी चल रहा है वहाँ पे, या पता नहीं क्या लॉबिंग चल रही है। अब आप ये खुद सोचें, इतने बड़े अखबार आते हैं, और हो सकता है कि उनके कॉरेस्पॉन्डेंट पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हो, बट दैट डज नॉट मैटर। जब ये अखबार लिखते हैं तो उनका एक प्रॉपर एडिटोरियल चेक होता है, और उस बेसिस पे रिलाई कर रहे होते हैं वो। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं, अब थोड़ा सा जो है वो इस पे आ जाते हैं कि हमने जो है वो यौम तशक्कुर मनाया, इसके बाद लेकिन इंडिया भी सेलिब्रेट करा है। आपके ख्याल में किसकी जीत थी ये और किसकी हार थी? अच्छा, इसमें एक चीज़ और, 9/10 को भी जब हमारे एयरक्राफ्ट थे, जब नूर खान एयरबेस और मुख्तलिफ एयरबेसेस पे उन्होंने अटैक किया, और फौरन ही आके DGI ने बता दिया कि नाउ वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स। हमारे उस दिन जब तैयारे हवा में गए, क्योंकि हमने ग्राउंड टू ग्राउंड भी अटैक किया, ठीक है, ब्यास वगैरह में जो हमने उनके बहामोस जो सारा स्टोरेज था उसको तबाह किया, हमने एयर टू ग्राउंड भी किया। एक इंडियन फाइटर जेट हवा में नहीं उड़ा उस दिन, एक इंडियन फाइटर जेट। जिनसे मेरी बात भी कह रहे, वी हैड ओपन एयरफील्ड जब हमने रिस्पॉन्ड किया नूर खान बेस अटैक को। जी, तो उसके बाद अच्छा, तो कोई इंडिया की तरफ से इंडियन एयरफोर्स ने एक जेट स्क्रैम्बल नहीं किया, एक जेट उन्होंने एयरबॉर्न नहीं किया। इतने डरे हुए थे। ऑब्वियसली एक ह्यूज लॉस हुआ है, और देखिए उस वक्त पता चल जाता है कि इनकी सुपीरियरिटी है इसमें। हो सकता है इंडिया की सुपीरियरिटी है, S-400 इज अ बेटर टेक्नोलॉजी देन HQ-9 प्रॉब्ली, ठीक है। हो सकता है बैलिस्टिक मिसाइल्स में हम एट पार हो, लेकिन जब आपको पता है कि यार एक फोर्स अपनी सुपीरियरिटी एस्टैब्लिश कर चुकी है, हमसे ऊपर है, हमसे बेहतर है, तो वो क्यों और पंगा लेके एक और जहाज अपना गिराते? वो तो तलाश में थे कि कहीं हमारे एयर बेसेस में मार के एक जहाज उनको मिल जाए। और फिर अपनी आवाम से जो है वो मुंह छुपाते रहते हैं। उन्होंने सोचा कि हम जो है वो जहाज ही लॉन्च। सरप्राइज, मैंने कहा क्या मतलब, हमारे एयरफोर्स का रिस्पांस चल रहा है, उनका एक जहाज भी हवा में नहीं है। कह रहे जीरो। सरप्राइज है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सरप्राइजिंग। तो ये तो हमारा जो है वो कॉन्फिडेंस था, और वो रैलियां निकाल रहे हैं वहाँ पर। हाँ, वो भी रैलियां निकाल रहे हैं, और जो है वो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमारी जीत थी, और हम भी यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। व्हाट इज योर एनालिसिस ऑन दैट? एक तो एनालिसिस करने का, इवैल्यूएट करने का या असेस करने का तरीका ये हो सकता है कि आप डैमेज देखें ना, कि उन्होंने कितनी, और उन्होंने पेनिट्रेट किया है। देखिए, एक तो सबसे खतरनाक बात ये कि 2 न्यूक्लियर ममालिक जो क्लेम करते हैं हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम है, हमारे पास HQ-9 है, उनके पास S-400 है, लेकिन अगर वो अपने बैलिस्टिक मिसाइल से या एयर टू ग्राउंड मिसाइल से एक दूसरे की एयर बेसिस को अटैक कर सकते हैं, दैट मीन्स कि आप पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो ये डिबेट खत्म हो जाती है कि उनके 10 गिरे, हमारे 6 गिरे। रोबस्ट अटैक हमारा था, ठीक है, वो भी था। हो सकता है उनके S-400 ने कुछ इंटरसेप्ट कर लिया हो, लेकिन गिरे भी हैं। व्यास वगैरह मैंने बताया, S-400 बैटरी वगैरह ये तबाह हुई है, तो फैक्ट है।
उन्होंने भी हमारे एयरबेस को जाते जाते तो उन्होंने जो बड़ी 2 नंबरी दिखाई, बिल्कुल सीज फायर के वक्त हैदराबाद एयरबेस को, जैकबाबाद एयरबेस को अटैक करके, जब ऑलमोस्ट हमें पता था कि ये सीज फायर की तरफ मामला जा रहा है, डीजीएमओस के बीच में राब्ता हो चुका है, उन्होंने उस वक्त ये हरकत की, जो कि एक बहुत ही वही कहते हैं ऊंची हरकत की उन्होंने, ताकि शायद फाइनल ब्लो हमने दिया ये वो साबित करे। तो वो उन्होंने हरकत की, लेकिन उन्होंने हमारे एयरबेसेस को पेनिट्रेट किया, हमने भी किया। तो जहाज हमने गिराए, वहाँ तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तो डैमेजेस पे बात करके एवेल्यूएट करना मेरे ख्याल से एक तरीका हो सकता है, लेकिन इंडिया का हदफ क्या था? हम अटैक करेंगे, पाकिस्तान विल नॉट बी एबल टू रिस्पॉन्ड। उसके बाद हम एक और अच्छी सी बॉलीवुड मूवी बनाएंगे अक्षय कुमार के साथ कि हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक कर दी और इंडिया ने जो है घुस के मार दिया और वो खामोश बैठे रहे। तो उनको ये स्टोरी मिल जाएगी दोबारा से अपनी आवाम में सेल आउट करने के लिए। क्योंकि देखिए, मोदी का मकसद क्या था 2019 में भी और इस वक्त भी, कि अपना एक पॉलिटिकल फेस सेविंग चाहता है ना, बताना चाहता है कि हम चौधरी हैं इस खित्ते के, ये दूसरे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान वगैरह ये तो बिल्कुल ही छोटे हैं, ये तो मतलब गजा है हमारे लिए, हम जाएंगे, अटैक करेंगे, बर्बाद करके रखेंगे। ये उनका एक्सपेक्टेशन थी। हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी? हम तो पीस चाहते हैं, लेकिन अगर जंग हम पे मुसल्लत की गई, इफ यू इम्पोज वॉर ऑन अस, वी विल डिफेंड, वी विल नॉट अटैक यू बट वी विल डिफेंड। ये हमारी एक्सपेक्टेशन थी, वो हमने कर लिया। वी डिफेंडेड आवरसेल्व्स वेरी वेल। उनकी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि हम अटैक करेंगे, पाकिस्तान रिस्पॉन्ड ही नहीं कर सकेगा, दे विल फ्रीज। लेकिन मैं आपको बताऊं, उसमें क्रेडिट जाता है डिसीजन मेकर्स को। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर, he took a decision that we will take a nation which is 10 times bigger. उनके $690 बिलियन के रिजर्व्स हैं इंडिया के, अभी 3 दिन पहले बढ़े गए $4.5 बिलियन से, हमारे 10-11 बिलियन रिजर्व्स हैं। बट वी विल टेक ऑन देम बिकॉज ये हमारी सॉवरेनिटी और हमारे दिफा का मसला है। सो हम दिफा करेंगे अपना। एयर चीफ के बारे में पूरी एयरफोर्स का ये नुक्ता नजर था कि यार उनको ये पता है कि इफ द वॉर इज इम्पोज्ड ऑन अस वी विल फाइट। एक होता है ना कि कंफ्यूजन में रहना कि यार करें या ना करें, बड़ा मुल्क है, हम कितने दिन जंग लड़ सकेंगे, कन्वेंशनल वॉर, आगे क्या होगा। और इसमें आपके जो दोस्त मुमालिक होते हैं ना, और बहुत सारी दुनिया, वो भी आपको यही समझा रही होती है, बल्कि समझा रही होती नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ खबर के तौर पे। वो कह रहे थे कि यार इंडिया में गुस्सा है, उनके लोग मरे, उनको गुस्सा निकालने दे, उनको गुस्सा निकालने दे, डोंट रिस्पॉन्ड, डोंट एस्केलेट दिस, हम फिर मैनेज कर लेंगे, उनको निकालने दे। दिस इज द इंफॉर्मेशन, दिस इज द एडवाइस वी वर गेटिंग। सोचें, उसके बाद भी हमारे एयर चीफ, हमारे आर्मी चीफ, हमारी सिविलियन हुकूमत ने फैसला किया कि हम दिफा करेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या थी, तो उनकी तो मुकम्मल नाकामी, सियासी नाकामी, मिलिट्री नाकामी, हमारी मिलिट्री जीत, हमारी सियासी जीत, हमारे मौकिफ की जीत, और इसके बाद जो डिप्लोमेटिक विन हमें मिली है थैंक्स टू मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, उस पे भी मैं आऊंगी। वो तो कमाल ही है ना, वो तो कहते हैं ना आइसिंग ऑन द केक है, बिल्कुल वो नेक्स्ट लेवल है। तो और मैं समझता हूं डैमेजेस को अगर आप रख लें प्रॉब्ली एट पार होंगे, बट हम सुपीरियर है, मैं ये बिलीव करता हूं, एंड इट इज नॉट माय बायस, क्योंकि मैं कह रहा हूं जब 6 तैयारे आपके गिरे और आप तैयारा ढूंढते रहे तो हमारी सुपीरियरिटी है। उन्होंने शायद 9 बेसिस पे किया होगा, हमने 6 बेसिस पे किया होगा, हमने अच्छा खासा डेंट पहुंचाया है। बट खतरनाक बात ये, इसीलिए दोनों मुल्कों को सोचना चाहिए, जब आप एक दूसरे की एयर बेस को पेनिट्रेट कर सकते हैं, जो कि अच्छा खासा वहां पे डिफेंडिंग इक्विपमेंट होता है आपके पास, इसका मतलब आप सोचें क्या है, मैं आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है, ये न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ भी हो सकते थे, और फिर क्या होता। तो वी कैन पेनिट्रेट, और इंडिया को ये पता चल गया, इसीलिए तो सीज फायर पे आए ना। 12 घंटे बाद सीज फायर का क्या मतलब था, उनको पता था वी कैन पेनिट्रेट इन देयर टेरिटरी, हम मिसाइल ऑन ग्राउंड मार सकते हैं, हम ड्रोन भेज सकते हैं। हेंस उन्होंने फिर दरख्वास्त की कि सीज फायर करें। तो शहजाद, ये जो डेंजर है, इसका मतलब ये समझा जाए कि ये एक न्यू नॉर्मल जो है वो हो गया है, वहाँ कहीं भी दहशतगर्दी का इंसिडेंट हो और जो है इंडिया इस तरह से वो अटैक करने के लिए आ जाए। कहा तो मोदी साहब ने यही है कि आइंदा भी कभी अटैक हुआ तो हम डिफेंड करेंगे, हम जाके मारेंगे। इनफैक्ट उनका जो अभी भी बयान था कि हमने तो जो है दहशतगर्दी के जो ठिकाने थे उनको निशाना बनाया, सो कॉल्ड दहशतगर्दी के ठिकाने, क्योंकि बेचारे सिविलियंस, उसमें बच्चे और औरतें भी मारे गए, और पाकिस्तान ने हम पर ही हमला कर दिया। मतलब सादगी देखें उनकी। फिर जयशंकर साहब भी कह रहे हैं हमने तो आपको बताया था कि हम तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को हिट कर रहे हैं, यू डोंट नीड टू रिस्पॉन्ड, बट यू रिस्पॉन्डेड। अच्छा, वैसे जयशंकर के उस पे काफी तनकीद भी आई कि आपने जो है वो बताया और फिर जो है वो इस तरह से रिस्पॉन्ड कर दिया उन्होंने, तो आपने बताया ही क्यों या क्या। एक तो मुझे नहीं लगता कि डायरेक्ट बताया होगा, लेकिन इंटरमीडियरीज या न्यूट्रल ममालिक जो होते हैं उनके जरिए आप मैसेज पास ऑन करते हैं कि हम अटैक करेंगे, बट हमारा हदफ ये है कि हम दहशतगर्दी के ठिकानों को हदफ कर रहे हैं, तो पाकिस्तान को कहें रिस्पॉन्ड ना करें। इस तरह की कम्युनिकेशन हो सकती है, क्योंकि आपको याद है
जब इजराइल ने ईरान पे अटैक किया, ईरान ने रिस्पॉन्ड किया, पता नहीं सैकड़ों उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो इजराइल की तरफ दागे, तो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि वी हैव टोल्ड यूएस वाज इन्फॉर्म्ड, दे वर टेकन ऑन बोर्ड कि हम ये करने जा रहे हैं। तो हो सकता है किसी मुल्क को बता दिया हो, लेकिन मुझे हैरत बताई क्या है कि हमारे यहाँ से कुछ बेवकूफ़ ये तनकीद कर रहे हैं कि अगर जयशंकर या इंडिया ने पाकिस्तान में बताया था तो किसको बताया था, किसको बताया था, कौन हो सकता है वो शख्स। मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या साबित करना चाह रहे हो, क्या पूछना चाह रहे हैं। उनका गिला समझ आता है, जैसे राहुल गांधी ने कहा कि यार अगर आपने पहले ही उनको वार्न कर दिया था कि हम अटैक करेंगे तो वो तैयार थे, और अगर वो तैयार थे तो उन्होंने आपके तैयारे गिराए। तो जरा बताइए कि आपके कितने तैयारे गिरे इस इंफॉर्मेशन की वजह से। उनका सवाल पूछना जयशंकर से तो मुझे समझ आता है, यही तनकीद की जा रही है ना, हमने तो फायदा हासिल किया ना उस इंफॉर्मेशन का। तो ये सवाल जो नुक्ताचीनी लोग कर रहे हैं कि यार किसको बताया था, क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब मुझे लगता है हो सकता है कि वो ये कहना चाह रहे हो नवाज शरीफ को बता दिया हो, वो दोस्त है। फजूल नॉनसेंस बातें है ना, ठीक है, इतनी नॉनसेंस बातें और पॉलिटिकल बायस की वजह से। तो मुझे लगता है अगर हमें ये इन्फॉर्मेशन थी तो हमने तो दो चीजें कहा था, इफ यू अटैक वी विल रिस्पॉन्ड, और दूसरा हमें उसका फायदा भी हुआ। इनफैक्ट जो बात हो रही है कि पहले कॉल किसने किया, उनके डीजीएमओ ने किया, फलाना किया, एक चीज तो ये एस्टैब्लिश है ना, CNN बता चुका है कि JD Vance ने कहा मोदी से 2 दफा जुम्मे के दिन कि दिस विल एस्केलेट ओवर द वीकेंड बिकॉज वी हैव इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस के कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। अब वो बड़ा क्या था किसी को नहीं पता, एवरीवन इज गेसिंग अबाउट इट कि न्यूक्लियर जंग ना छिड़ जाए या चाइना इसमें ना दाखिल हो जाए। क्या इसी दौरान शहजाद ये भी खबर आ रही थी कि NCA का इजलास जो है वो बुलाया गया है? वो तो फिर ये तो जुम्मे की बात थी ना, फिर ये तो जो बाद में 9-10 को जब ये हुआ इस तरह की जराए से खबरें आई कि NCA का इजलास है, बट वो सागडार साहब आए जब जियो पे, और मैं भी और शाहजेब खानजादा साहब हम ऑनर थे, उन्होंने कहा नहीं मैंने तो टीवी पे कहीं टिकट शिकट चलते हुए देखा, हमने कोई इजलास नहीं बुलाया। बट अगेन देखिए मैं इस चीज को रूल आउट नहीं करूंगा कि आप इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में दूसरे को बताते हो कि ये कैपेसिटी हमारे पास है, ये हिंट आप दे देते हो। ऑफिशियली पाकिस्तान ने कभी ये लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया कि न्यूक्लियर वेपन हम इस्तेमाल करेंगे या कर सकते थे, ये हमारी पोजीशन है। हाँ, एक आध एम्बेसडर ने किया बट वो हमारी पॉलिसी नहीं थी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ट्रम्प द एन वर्ड ही कीप्स सेइंग द एन वर्ड। अब उन्होंने एस्केलेट कर दिया ना, बार बार ट्रम्प पहले तो इशारा दे रहे थे कि ये न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, सबको पता, ये तज्जिया सब कर रहे थे। अब उन्होंने जो इंटरव्यू दिया फॉक्स न्यूज को, उसमें उन्होंने कहा कि इट वाज गोइंग टू बी अ न्यूक्लियर वॉर, द एन वर्ड। तो मैं डीजीएमओ के बाद बताया था कि हो सकता, वो तो हम इनफैक्ट हमने अपनी ऑफिशियल पोजीशन बता भी दी ना कि जब उन्होंने अटैक किया पाकिस्तान पे, उनके डीजीएमओ ने कॉल करके कहा कि हमने अटैक किया है, अब आप वी आर डन विद इट। तो वो चाहते थे कि हम भी कहें कि ठीक है आपने दहशतगर्दी के ठिकानों को निशाना बनाया है, ओके फाइन, लेकिन हमने ये नहीं कहा, हमने कहा वी विल रिस्पॉन्ड। और फिर जब हमने रिस्पॉन्स कर दिया तो ट्रम्प की जब उनको कॉल चली गई या अमेरिका की उनको कॉल चली गई कि सेटल करें मामला, तो अब हमने उनको बता दिया, अब हमने भी जवाब दे दिया। मुझे ये बताना, एक तो ये $1 मिलियन क्वेश्चन ये यहाँ पे हर कोई जो ये पूछ रहा है, शुरू में तो आपने भी देखा था कि ट्रम्प या अमेरिकन जो हुकूमत है वो इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, वो थोड़े से लाताल्लुक ही नज़र आ रहे थे, बल्कि ऐसा लग रहा था वो कह रहे थे कि भाई ये मसला है या आप लोग आपस में ही जो है इसको हल कर लें जी। फिर एक वक्त आया कि वो इतने डीपली इन्वॉल्व हो गए और एकदम से जो है वो इन्वॉल्व हो गए इसमें, और उन्होंने जाहिर है जब अमेरिका ठान लेता है तो फिर किसने नहीं सुननी होती, तो उन्होंने सीज़ फायर करा ली। उन चंद लम्हात में ऐसा क्या बदला, क्या हुआ, क्या इन्फॉर्मेशन मिली, क्या क्रिटिकल इंटेलिजेंस जो है वो उनको मिली, कहाँ से मिली, कुछ तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है। देखिए मैं आपको बताऊं, 2 रीजंस इसके हो, 2 रीजंस हैं इसके। एक ये, जैसे मैंने आपको बताया, जो ताकतवर ममालिक है लाइक अमेरिका और हमारे कुछ दोस्त ममालिक, वो ये कह रहे थे कि इंडिया का गुस्सा है, उनको निकाल लेते, डोंट रिस्पॉन्ड। दूसरा, सबको ये लग रहा था कि इंडिया इतनी बड़ी पावर है कि पाकिस्तान जो है ना उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। देखिए हम तो लोग बात कर रहे होते हैं ना, हमारे सोर्सेज होते हैं फौज में भी, सिविलियन हुकूमत में भी, तो हमें यहाँ माहौल पता था। और मैं टीवी पे बार बार कह रहा था कि अगर जंग मुसल्लत होती है तो देयर इज नो अदर वे, हम भी रिस्पॉन्ड करेंगे। मैंने एक खबर ये भी ब्रेक की थी कि हमने उनके सैकड़ों ठिकाने जो है टारगेट्स वो मार्क किए हुए हैं कि अगर उन्होंने रिस्पॉन्ड किया तो हम रिप्लाई कहाँ पे करेंगे। ये प्लान पूरे बने हुए होते हैं कि जंग में उन्होंने ये किया तो हम क्या करेंगे, उन्होंने स्टेप 2 में अगर यहाँ पे अटैक किया तो फिर हमारा रद्दमल क्या होगा। क्योंकि पाकिस्तान ने एक जो महारत दिखाई है ना, एक तो जब हम कहते हैं ना हमारा रिस्पॉन्स, हमारा दिफा रोबस्ट था बट वेल कैलकुलेटेड था। हमने किसी वक्त भी एस्केलेट नहीं करना था कि दुनिया को ये लगे, क्योंकि दुनिया में इंडिया की लॉबिंग हमसे ज्यादा ताकतवर है, मानना चाहिए ना, तो कहीं दुनिया को ये ना लगे कि यार ठीक है उन्होंने आपको प्रोवोक किया बट आपका जो रिस्पॉन्स था वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन था, आपने कुछ बहुत ज्यादा ही कर दिया। ये हमने नहीं किया। सो आवर रिस्पॉन्स वाज लाइक टू लाइक, रोबस्ट बट वेरी कैलकुलेटेड। तो एक तो दुनिया को ये लग रहा था
कि हमने पाकिस्तान को समझा दिया तो पाकिस्तान रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। दूसरा, उनको ये लग रहा था कि इंडिया इतना बड़ा मुल्क है कि पाकिस्तान रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, बट व्हेन पाकिस्तान रिस्पॉन्डेड और सबको पता था कि द वे वी रिस्पॉन्डेड एंड दिस माइट एस्केलेट, तो फिर अमेरिका क्या दूसरे ममालिक क्या उन्होंने फिर आकर कूल डाउन करवाने की कोशिश की मामलात को। फिर अमेरिका ज्यादा इन्वॉल्व हुआ और फिर देखिए प्रोफेसर हसन अब्बास साहब वेल कनेक्टेड शख्स हैं, वेल रेप्यूटेड, क्रेडिबल हैं। उन्होंने शाहजेब के प्रोग्राम में ये कहा, शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में, कि यस मोदी ने अप्रोच किया था इंडिया को कि आस्क पाकिस्तान टू सीज फायर। ये बहुत बड़ी बात है देखिए, क्योंकि उनके वो ऑब्वियसली वो जहाँ पे बैठते हैं उनकी रेपुटेशन भी एट स्टेक है, वो ऐसी बात नहीं करेंगे विदाउट इन्फॉर्मेशन। और उस प्रोग्राम में उन्होंने कहा ये मेरा एनालिसिस नहीं है, मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, बेस्ड ऑन दैट मैं आपको कह रहा हूँ कि मोदी ने कहा कि पाकिस्तान को कहे सीज फायर करें, ठीक है। और ये खबरें तो CNN छाप चुका है कि मोदी पे ये प्रेशर था, टॉक टू पाकिस्तान, टॉक टू पाकिस्तान, बिकॉज नाउ वी वर डिफेंडिंग आवरसेल्व्स एंड क्वाइट वेल। तो ये बताए ना, अब जो तनकीद मोदी पर हो रही है, ये तो हमने चले मिलिट्री फ्रंट पे जो है हमने काफी बात कर ली। इंडिया ने आपका चैनल ब्लॉक किया है या नहीं किया है? क्योंकि मैं चाह रहा हूँ वहां तक भी ये पहुंचे सारी बातें। आपके इस पॉडकास्ट के बाद जरूर ब्लॉक हो जाएगा चैनल, लेकिन कोई नहीं, इंडिया ने तो अब बहुत कुछ ट्विटर और वो सब बहुत कुछ जो है वो ब्लॉक कर दिया है। हम यहाँ पे उसको अनब्लॉक कर रहे थे ट्विटर को अनब्लॉक, ताकि इन्फॉर्मेशन जो है वो पास ऑन हो और लोग और उसको आगे पहुंचाए, और वो वहां पे अकाउंट्स फ्रीज कर रहे थे। वैसे पता है सरप्राइजिंग क्या है, मैं इसलिए भी सरप्राइज्ड हूँ क्योंकि हम ऐसे अच्छे और टाइमली डिसीजंस जो है वो बहुत कम ऐसा होता है कि हमारी जो है वो मैं आपसे डिसएग्री करता हूँ। जब टाइम था उनको ट्विटर, हमारे वालों को ट्विटर ब्लॉक करने का फौरन कर दिया उन्होंने। जब टाइम था खोलने का तो उन्होंने फौरन कर दिया। दिस इज वेरी गुड डिसीजन। उस लिहाज से देखा जाए तो उनके अपने लिहाज से सोचे। मैं अगर राइट्स की बात ना करूं, एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच की बात को साइड में रख के उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, तो उन्होंने तो बड़े टाइमली डिसीजन लिए जब उनको पता था कि यार हम गलत है, तोपो करो हमारी तरफ है, तो हुकूमत ने ट्विटर ब्लॉक कर दिया। जब उनको पता था कि यार हम हक पर हैं और हमें सच्चाई फैलानी है, तो ट्विटर अनब्लॉक हो गया। मिनटों में जो है वो ट्विटर खुल गया। सही बात है, ठीक है। अच्छा, आई होप कि खुला ही रहे अब तो जो है वो। हाँ, अच्छा मुझे ये बताएं, तो मोदी की सियासत पे जो है ना वो शहजाद बहुत बातें हो रही हैं, और एक होता है ना कि ऐसा मोमेंट आपकी सियासत में एकदम से आ जाता है जो बिल्कुल हर चीज़ जो है वो टर्न अराउंड कर देता है। तो ऐसा लगता है कि मोदी की सियासत में ये ऐसा एक मौका है। इसमें बहुत सारी बातें हो सकती हैं, मैं एक एक करके चाहूँगी कि आप बताएं। सबसे ज़्यादा तनकीद ये करना कि एक तीसरे ममालिक ने आके जो है वो सीज़ फायर करा दिया, ना सिर्फ सीज़ फायर कराया बल्कि वहाँ तो ये भी तनकीद हो रही है कि उन्होंने पहले अनाउंस भी कर दिया। ट्रंप ने अनाउंस कर दिया था ना, बिफोर मोदी कुड अनाउंस, और जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं ही कुड अनाउंस, उन्होंने जो है वो अनाउंस कर दिया था। ये कितनी बड़ी मोदी की वीकनेस दिखाता है, क्योंकि देखिए हम तो इस चीज़ पे साफ वो है ना कि नहीं भाई तीसरा मुल्क आके जो है वो कराए, सालिसी कराए, जंग खत्म कराए। कश्मीर में भी हम बार बार यही कहते हैं मौक़िफ़ है, हमें पता है इंडिया एक सुपर पावर है, अमेरिका सुपर पावर है, हमारा एलाय है, हमें उनकी ज़रूरत पड़ती रहती है, उनको हमारी जो भी है हम सब। लेकिन इंडिया अपने आप को ना एक वो एक्सक्लूसिव वो उस तरह से रखता है कि हम किसी की नहीं सुनते और कोई जो है वो इसमें हमारी मामलात में कोई टांग ना अड़ाए। तो अब क्या किस पोजीशन पे हैं मोदी? हाँ, क्योंकि मोदी साहब ने पूरा ये जैसा एडवेंचर किया ना, वो इस सोच पर किया जो उन्होंने इंजेक्ट की हुई थी। एक तो वही पाकिस्तान को एक दहशतगर्द मुल्क करार दे के फलाना, दूसरा ये कि इंडिया एक बहुत बड़ी पावर बन चुका है, वो अपने आप को पैरेलल समझते हैं विद अमेरिका, रशिया, चाइना, कि हम तो इनके बराबर हैं, तो हमारी इकोनॉमी भी बहुत बड़ी है और मैं खुद जो हूँ एक स्ट्रॉन्ग मैन हूँ, ये मेरा जो है एक परसेप्शन है, तो मैं तो ये जंग शुरू करूँगा। और क्योंकि मैंने इतना असला ख़रीदा हुआ है और मेरी ताकत इतनी ज़्यादा है कि हम उनको, वो क्या कहते थे एक एंकर में, जबरदोस्त कर देंगे तो इस जबरदोस्त कर देंगे, तो इस सोच के साथ जो है डॉक्टर शाहिद मसूद साहब कहते थे, हाँ तो इस सोच के साथ वो थे। लेकिन ये सारा उलट हो गया है। उनका गोदी मीडिया भी उनकी रेपुटेशन नहीं बचा पा रहा है, क्योंकि देखिए अब डिजिटल मीडिया उन्होंने बहुत हद तक बंद किया, अपने अकाउंट्स बंद किए, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इंडिया में अब ये बात कर रहे हैं, परवीन स्वामी जैसे लोग, उनके कांग्रेस के बहुत सारे लोग, कि आपके जो सबसे बड़ा आपके करियर का दाग ये लगा है दो चीज़ें। एक तो जंग जो आपने कहा था हम जीत के दिखाएंगे, उसमें आपको पीछे हटना पड़ा, और तीसरे मुल्क की मदद लेके आपको पीछे हटना पड़ा। हाँ, ये बहुत तो मोदी के लिए देखे ना, अब वो क्यों कर रहे हैं? एक तो क्योंकि इंडिया की पॉलिसी ये रही है कि हम पाकिस्तान और इंडिया के जो दरमियान में मामलात हैं उस पर तीसरे फरीक को नहीं शामिल करेंगे, कोई सालिस नहीं होगा, ये मसले हम खुद ही सुलझाएंगे। तो एक तो तीसरा फरीक बीच में आ गया और आपने उनको कहने पे जंग बंद कर दी। फिर दूसरा, जो मोदी साहब का एक इमेज है कि यार मैं तो स्ट्रॉन्ग मैन हूं, मैं किसी की बात नहीं सुनता, वो कह रहे हैं अब डोनाल्ड ट्रंप की ना सिर्फ आपने बात सुनी, जैसे आपने कहा कि सीज फायर का ऐलान भी उन्होंने किया,
उन्होंने दोनों मुल्क को इक्वेट कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान को जो है वो इतने सालों से अफगानिस्तान के साथ जोड़ा जाता था और इंडिया ने पाकिस्तान को आइसोलेट करने की भरपूर कोशिश की। हाँ, फैटिफ वगैरह के हाँ, लिहाज से उस भी वक्त भी बिल्कुल, उन्होंने बड़ी हाँ, लॉबिंग की और पाकिस्तान को 2008-9 ऑनवर्ड्स जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, हमारा शिकवा ये था कि भाई हमें आप एक टेररिज्म के लेंस से सिर्फ अफगानिस्तान के साथ ब्रैकेट करके क्यों देख रहे हैं। हाँ। ठीक है, तो इंडिया ने इस पर बड़ी कमाल कोशिश की, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, अच्छा यहाँ पे मैं ये आपको बात बता दूं, उनके स्टेट डिपार्टमेंट की पॉलिसी डिफरेंट हो सकती है, हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा, क्योंकि वहां पे लॉबिंग इंडिया की बड़ी स्ट्रांग है और बड़े प्रो इंडिया समझे जाते हैं। बट डोनाल्ड ट्रंप वही मैटर करती है, डिपेंड करता है। डोनाल्ड ट्रंप आपको पता है वो अपने दिमाग के हैं, ही इज अ मैन ऑफ हिज ओन माइंड। तो वो जो है पाकिस्तान और इंडिया को इक्वेट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ट्रेड करूंगा दोनों के साथ, वो कह रहे हैं टैरिफ रिलीफ दूंगा, सोने पे सुहागा। उन्होंने क्या कहा, कश्मीर के मामले पे भी मैं सहूलतकारी के लिए तैयार हूं। तो कश्मीर का मामला इंटरनेशनलाइज कर दिया, पाकिस्तान को इंडिया के साथ लाके खड़ा कर दिया। तो ये सारी चीजें पॉलिटिकली बहुत ज्यादा डैमेज करी है मोदी साहब को। बिल्कुल। और जो मेरा लेकिन यहाँ पे मुझे कंसर्न ये है कि मोदी साहब जब इतने बैकफुट पे चले जाएंगे तो वो खुदा ना खास्ता कोई और मिस एडवेंचर ना करें, क्योंकि देखिए शायद हो सकता है अभी ना करें, हो सकता है इलेक्शन से पहले करें, लेकिन जो उनका पिछले इलेक्शन में हाल हुआ जब उन्होंने वो 400 सीटों का नारा लगाया, अब की बार 400 पार, तो वो तो हुआ नहीं। ठीक है, वो उनके लिए एक शौक था। विद दिस डिफीट, इवन इफ ही गोज टू इलेक्शन आफ्टर 4 years, मुझे लगता है उनका कुछ नहीं बनेगा। आई मीन वो अगर कांग्रेस ने अपनी पॉलिटिक्स सही की, दुरुस्त कार्ड्स खेले, तो फिर मेरे ख्याल से उनका सफाया हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि अभी नहीं, अभी भी वैसे हालात आपको बताऊं कि नॉर्मल नहीं हुए दोनों तरफ से, अभी भी कान हमारे खड़े हुए हैं कि वी आर ऑन अ हाई अलर्ट। And that is because of Modi's desperation, जो हमें पता है, और उनकी जो embarrassment है, वो हमें पता है, he can't get over it इस तरह से। तो एक weak footing पे है, but we can say a weak Modi is more dangerous could be more dangerous, could be in desperation। desperation में तो आप कुछ भी कर सकते हैं ना, और weak तो इस हद तक है कि देखे ना, वो मोदी जो कि ऑपोजिशन को मुंह नहीं लगाते थे, ठीक है। हाँ, मैं उसी पे आना चाह रही थी कि वो हाई लेवल जो एक वो डेलीगेशन जो उन्होंने बनाया है और अब वो भेज रहे हैं, और हम भी भेज रहे हैं, उस पे भी थोड़ा अपडेट कीजिएगा। अभी तो बिलावल भुट्टो साहब का नाम आया था कि उनको हमने कहा है कि आप दुनिया भर में जाएं, और हो सकता है he is leading the delegation actually। हाँ, there are other people in the delegation too। जी, क्योंकि अभी हम एक काउंटर कर रहे हैं, लेकिन उनकी डेस्परेशन ये थी कि क्योंकि उनके पास जो है अब एक डिप्लोमेटिक फेलियर उनको नजर आ रहा है कि इतने साल मेहनत की पाकिस्तान को आइसोलेट करने की, वो कर नहीं सके। तो अब इस मोमेंट पे भी दुनिया भर के अखबारात, अच्छा डिप्लोमेट्स क्या कह रहे हैं, डिप्लोमेट्स ने अगर आप देखें ना, कौन से ब्लूमबर्ग में था, एंड आई थिंक इट वाज वॉशिंगटन पोस्ट या न्यूयॉर्क टाइम्स, जिसमें ये कहा था उन्होंने कि हमारी एंगेजमेंट्स हुई, हमें भारतीय हुकूमत ने एंगेज किया, लेकिन कोई सबूत पाकिस्तान के खिलाफ नहीं मिला पहलगाम वाक़े को लेकर। जो भी हमें ब्रीफिंग दी गई, माजी के रेफरेंसेस दिए गए, पाकिस्तान ने माजी में बहुत गलतियां की, न्यूयॉर्क टाइम्स के माजी में पाकिस्तान ने बहुत गलतियां की, हमारी फ्लॉट पॉलिसीज थी जिसका हमने खमियाजा भुगता, वी वर इन द ग्रे लिस्ट, लेकिन उससे हम वाइट लिस्ट में आए। अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। अभी मैं बताऊं, देखें हमें भी कुछ, जब हम इंडियन मीडिया की उन लोगों की तारीफ करते हैं ना, जो चाहे राजदीप सरदेसाई जैसे लोगों टीवी पे बैठ के कुछ हद तक सच बोलते हैं, या उनके यूट्यूब पर सच बोलते हैं, हमें भी कुछ ये सच बोलने चाहिए। अभी भी देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि पहलगाम वाक़े में हम मुलविस हैं, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, ना उन्होंने कोई एविडेंस दिया है, लेकिन जो हमारा माजी का एक बैगेज है, उसके हवाले से हमने कंक्रीट स्टेप्स लेने हैं। अगर वो मुलविस हैं तो हमें बचाना नहीं है उनको, हमें उनको पे सजा देनी है, एक क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन करके, जिससे दुनिया को पता चले। अभी भी हमने किया है, ऐसा नहीं है नहीं किया, हमने व्हाइट लिस्ट में आने के लिए बहुत सारे इकदाम लिए जो कि दुनिया ने देखे। बट मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमें मजीद इकदाम लेने हो कुछ इंडिविजुअल्स के खिलाफ, अगर वो मुलविस होते हैं तो हमें लेने चाहिए, बिकॉज हमारी माजी की पॉलिसी और 4-5 लोग पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को होस्टेज नहीं बना सकते। तो अगर आपने दुनिया को वाकई, और दुनिया के लिए नहीं, वी नीड टू डू दिस फॉर आवरसेल्व्स, ये दुनिया के लिए नहीं कर रहे। आज भी आपने देखा ना वो जो पीएस मॉर्गन का शो था, ओबीएल की तस्वीर, जब वो आपका फेवरेट पॉडकास्टर, आई डोंट नो कि वो रणवीर अलाहाबादी, आई थिंक रणवीर अलाहाबादी और ध्रुव राठी का भूत जो है वो उतर चुका है अब पाकिस्तानियों के सर से, आफ्टर व्हाट दे हैव डन। तो वो जो ओबीएल की तस्वीर दिखाई थी उन्होंने कि यार ये आपके पीएमए के, हाँ, वो लेके बैठे हुए थे, हाँ, साथ लेके बैठे थे। तो देखिए ये एक पॉइंट है ना जिसमें हमारे पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं। हाँ ठीक है, वी वर नॉट अवेयर, वो हम ये कह सकते हैं हमारा इंटेलिजेंस फेलियर था, ठीक है। बट जब दुनिया इस सवाल उठाती, और ये इंटेलिजेंस फेलियर बाय द वे ये उस शो में नहीं, मुझे लगता है डिस्कस हुआ, हमारी तरफ से दलील जानी चाहिए थी। ओबामा ने खुद ये कहा था कि पाकिस्तान को नहीं पता था, वो तो ये इंप्लाई करने की कोशिश कर रहे थे ना कि नहीं हमने छुपा के रखा था। इवन पीएस मॉर्गन ने कहा कैसे हो सकता है, 800 मीटर दूर बैठा हुआ है उसामा बिन लादेन, आपको पता ना हो। तो भाई अमरीकी की किताब पढ़ लें, ओबामा की किताब पढ़ लें, उसमें उन्होंने कहा है
कि पाकिस्तान हैड नो आइडिया अबाउट इट। तो इंटेलिजेंस फेलियर हमारा था यार। ये देखे ना अमेरिका में हम तो ये तनकीद करते हैं ना कि हमारा इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था कि हमें ही नहीं पता था कि जो है वो बिल्कुल। लेकिन हमारे पास हम एक, क्योंकि दुनिया को पता था कि हमने माजी में लोगों को डबल गेम रही है हमारी, हमने लोगों को अगर प्रोटेक्ट किया है, ठीक है, तो वो शायद उसको उस तनाजुर में ले रहे थे कि ये भी हमने उसको छुपा कर रखा हुआ है। लेकिन मैंने कहा जब जिस मुल्क ने आके इंटरवीन किया यहाँ पर, उन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया। दूसरा ये कि इंटेलिजेंस फेलियर 2001 में जो था अमेरिका का, वुड यू इमेजिन कि एक दिन में 4 तैयारे हाईजैक होके अलग अलग जगहों पे जाके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, पेंटागन पे जाके गिरेंगे? ये किसी ने सोचा था? तो इस तरह के वाकयात होते हैं। क्या आपने ये सोचा था 7 अक्टूबर 2023 को हमास जो है वो जाएगा और इजराइल में जाके इतना बड़ा हमला कर देगा और उनको पता भी नहीं चलेगा, जिसकी इंटेलिजेंस मोसाद वगैरह कहते हैं टॉप ऑफ द लाइन है? तो ये होते हैं वाकयात। तो हम भी उसको उसी में ले रहे थे। खैर हम थोड़ा सा टॉपिक से हट गए, लेकिन मैं कह रहा था इस तरह की चीजें कोई तस्वीर ना दिखाए, ये हमें अपने होमवर्क पूरा करना चाहिए। अच्छा, ये जब हम आ रहे हैं कि मोदी की सियासत पे और इस बात पे कि पाकिस्तान इंडिया को जो है वो साथ लाके खड़ा कर दिया है, उसका दर्द तो ज़ाहिर है इंडिया में बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि हमारा नाम जो है वो उनके साथ लिया जाए। 2 चीज़ों पे उन्होंने कहा, लेकिन मोदी ने टेररिज्म और कश्मीर, इस पे जो है वो बात होगी, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अकॉर्डिंग टू देम, एंड टेररिज्म पे। तो मेरे अब आप थोड़ा सा इस पे बताइएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से ये दोनों चीज़ें ही हमारे फ़ायदे के लिए। कश्मीर पे तो हम बहुत बात करते हैं कि ठीक है, ग्लोबल स्टेज पे उसको वापस से जो है वो डिस्कशन में आ गया है ग्लोबली डिप्लोमेटिक सर्कल्स में, लेकिन टेररिज्म पे भी बात करना ये भी तो हमारे फ़ायदे में इसलिए जा सकता है। BLA हो गया या TTP हो गया, उस तनाजुर में जो है अगर ये चीज़ें सामने आती हैं, खुलती हैं, सो दैट कैन ऑल्सो बेनिफिट अस। अच्छा देखें, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं, बट मेरा जितना जर्नलिस्टिक करियर है मैंने उसमें बहुत से लोगों को सुना है कश्मीर पे पॉइंट ऑफ व्यू। पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू ये रहा है कि कश्मीर का मसला तो रिजॉल्व होना है और हम इसको बैक बर्नर पर नहीं रख सकते। ये हमारी एक सियासी, ऑब्वियसली इसमें हमारी वो भी कह सकते हैं आपके ज़रूरत है। दूसरा, हम समझते हैं कि ये बहुत ही क्रिटिकल पार्ट ऑफ लैंड है जो हम इंडिया के पास नहीं जाने दे सकते। हमें पे कश्मीरियों के जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो अब्यूज़ होता है इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में, उसका दर्द भी है। तो हमारी पॉलिसी रही है कि कश्मीर फर्स्ट होगा, कश्मीर पे बात होगी। और हम ये भी कहते हैं कि ये दहशतगर्दी वगैरह जो है ना, इस वक्त जो रेजिस्टेंस है कश्मीर में, जो एक ऑर्गेनिक है उनके लोगों में, वो ख़त्म नहीं हो सकती। चाहे हम अपनी बाजी की पॉलिसी को तर्क कर चुके हों, तब भी ये रेजिस्टेंस फोर्सेस वगैरह, खासतौर पे आर्टिकल 370 एब्रोगेट करने के बाद ये वहाँ रहेंगी। तो आप कश्मीर का मसला हल करें, बाकी मसले हल हो जाएंगे। अब इंडिया कहता है ये नहीं हो सकता। इंडिया कहता है कि हम सिर्फ दहशतगर्दी पे बात करेंगे, और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वो पहले भी कह चुके हैं, लेकिन कश्मीर पे बात होगी तो ओवरऑल बात होगी। देखिए, टेररिज्म में अब हम पिछले कुछ सालों में ना इंडिया ने यहाँ पे बहुत आतंक मचाया है। जाफर एक्सप्रेस हो, कभी रॉ के साथ मिलके, मैं अभी देख रहा था एक पुराना क्लिप था फॉर्मर CIA एजेंट का, वो कह रहे थे कि इंडिया तालिबान के साथ मिलकर, TTP के साथ मिलकर पाकिस्तान में जो मिलिटेंट्स हैं, जो कश्मीरी मिलिटेंट्स हैं जिनको आप कहते हैं, उनको मरवाता है। ये CIA की फॉर्मर, सारा एडम्स नाम था शायद उनका, तो वो उनका एक पुराना बयान दोबारा जो है वायरल हुआ था। तो हम जो है कश्मीर के मामले को तो हम पीछे नहीं रख सकते, इट्स एन इम्पॉर्टेंट। बट देखिए, जब नेगोशिएशंस होती है ना, तो उस पॉइंट से नहीं स्टार्ट होती जो पॉइंट आप रिजॉल्व ही नहीं कर सकते। यू स्टार्ट विद अ मिनिमम एजेंडा, क्या इस पे करते हैं हल, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इस अप्रोच में मुझे नहीं लगता कोई गलती है, क्योंकि टेररिज्म, एज यू सेड, अब हमारे लिए भी बहुत बड़ा मसला है। इंडिया अगर यहाँ दहशतगर्दी फैला रहा है और वो हम पे इल्जाम लगा रहे हैं कि हम भी वहाँ पे जम्मू कश्मीरी कर रहे हैं, तो ठीक है, टेररिज्म पे बैठ के बात करें। आप अपना केस, अपने डोजियर, कुलभूषण यादव, जाफर एक्सप्रेस, ये सारे उनके सामने रखें और कोई ऐसा एक फोरम बनाए कि जिसपे आप एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करें। हम तो कह रहे थे ना न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करें पहलगाम पे, क्यों नहीं आए आप? शायद उसी पॉलिसी की वजह से तीसरा फरीक नहीं आएगा, लेकिन आप लेकर आए। अगर आप वाकई सिंसियर हैं कि दोनों मुमालिक में दहशतगर्दी है, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, उनको नहीं होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं, हम तो विक्टिम है, हम तो 80, 85, 90 हज़ार जाने दे चुके हैं, हम तैयार हैं इसके लिए, आप भी आगे बढ़े। तो इस हवाले से टेररिज्म पे बात करने का अगर इनिशियल पॉइंट है, आप इस पे शुरू करें, बिल्कुल करें। और इंडिया को भी कहें कि भाई अगर जम्मू कश्मीर में कुछ होता है, यू विल नॉट ब्लेम अस डायरेक्टली विदाउट गिविंग अस प्रूफ्स। आप नहीं कर सकते कि पाकिस्तान पे आकर अटैक करें। देखिए, हम पीस की बात करते हैं और करनी भी चाहिए, हमें ट्रेड की बात करनी चाहिए, वी वांट टू मूव फॉरवर्ड, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मैंने उस वक्त भी कहा था जंग में, जो आप ये सारा 3-4 दिन की ट्रांसमिशन थी, मैं एक बार कह रहा था, क्योंकि कुछ लोगों का इस मुल्क में ये ख्याल था कि देखिए हमें एस्केलेट नहीं करना चाहिए, आई एग्री, लेकिन व्हेन द वॉर इज इम्पोज्ड ऑन यू, तो हमें फिर अपना दिफा कर रहा है। और मुझे ये नज़र आ रहा था कि जो पहले दिन का अटैक है ना,
वो वन ऑफ नहीं था, ऐसा नहीं था इंडिया उसके बाद ठंडा हो गया। एक तो उनको वो था कि जहाज गिरा दिए हमने, फिर उन्होंने ड्रोन्स भेजना शुरू किए, फिर अगले दिन और ड्रोन्स भेजे, फिर नूर खान एयरबेस किया उन्होंने। इसकी भी स्टोरी अगर आपको पता हो मैं बताऊं, अगर आप सुनना चाहें तो। जी जरूर। अच्छा हाँ। तो नूर खान एयरबेस पे अटैक किया। हाँ। तो वो मुसलसल कर रहे थे, इसलिए मेरा ये तज्जिया था कि शायद हमें अपने दिफा में एक भरपूर रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, और उसको कहते हैं एस्केलेट टू डी एस्केलेट। कि अगर हम भी एस्केलेट करेंगे तो हम उनकी तरफ से डी एस्केलेशन, और यही हुआ इवेंचुअली कि एक मेरी प्रेडिक्शन ये सही हुई कि इंडिया का वन ऑफ अटैक नहीं, वो मुसलसल कर रहे थे, अनप्रोवोक ड्रोन भेज रहे थे, नूर खान एयरबेस कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। दूसरा ये कि अगर हम एस्केलेट करेंगे देन दे विल गो क्वाइट। एंड हुआ 3-4 घंटे का हमारा जो अटैक था, फतह 1 फतह 2 हमने इस्तेमाल किया उनके एयरबेसेस पे, हमारे JF-17 ने अटैक किया। उसके बाद 3-4 घंटे वो खामोश थे। उन्होंने 11:30-12 बजे जाके 2 हमारे बेसिस पे अटैक किया है, हैदराबाद और जैकबाबाद, जब वो हो रहे थे। नूर खान का मैं आपको ये बता रहा था कि लोग कहते हैं कि वो उन्होंने क्यों किया। नूर खान ऑब्वियसली वो इस जंग में तो आप कह सकते हैं ना कि आपकी रेड लाइन थी। GHQ इज फ्यू किलोमीटर्स अवे। नूर खान एयरबेस की अपनी सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, वहां पे आप एक अटैक करेंगे, बैलिस्टिक मिसाइल अपने ब्राह्मोस भेजेंगे वहां पर। तो वो जो है ना एक पॉइंट था जिस पर वी रिस्पॉन्डेड। और मैं कह रहा हूं कि वो ट्रिगर कैसे हुआ था। कहते ये इतलात ये है कि हमें इंडिया को पता था कि उस रात पाकिस्तान ने जवाब देना है। पाकिस्तान तो 3 दिन से मुसलसल कह रहा था कि बेशक अपने टाइम से देंगे जी जवाब। जी हाँ। हमने कहा हमने आपके तैयारे गिराए, वो तो दिफा में गिराए, बट जो आपने मिसाइल्स ऑन ग्राउंड मारे हैं भावलपुर में, मुरीद के में, उसका रिस्पॉन्स अभी बाकी है, दैट विल कम। और ये हमने काइंड ऑफ कम्युनिकेट कर दिया था। और उसके बाद भी वो ड्रोन्स भेजते रहे। तो उस रात उनको पता था, क्योंकि सऊदी वजीर आए हुए थे, वो भी चले गए, ठीक है, उनकी मौजूदगी में ऑब्वियसली एक रिस्पेक्ट में अगर वो कह रहे हैं कि यार ना बढ़ो आगे, तो हम उनके होते हुए तो नहीं करेंगे, बट मेरी इतलात ये है कि उनको भी बता दिया गया था कि वी विल रिस्पॉन्ड इन वेरी क्लियर वर्ड्स। सऊदी अरब को बता दिया गया था कि हम रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि उन्होंने अटैक किया हम पे, वी हैव अ राइट टू डिफेंड। तो जब उनको ये आइडिया था कि शायद उस रात हम अटैक करेंगे, तो उन्होंने प्रीएम्प्ट करके नूर खान एयरबेस और हमारे 1-2 और एयरबेसेस पे अटैक किया कि शायद एक डाइवर्जन हो जाए, वो पैनिक में आ जाए। बट हमारा प्लान क्योंकि तैयार था और वो शायद उस दिन एग्जीक्यूट वैसे ही होना था, तो हमने उसको फास्ट पेस करके उससे ज्यादा शिद्दत का अटैक दिया। क्योंकि पहले तो हम खाली रिस्पॉन्ड करते भावलपुर को और मुरीद के पे जो हुआ, लेकिन नूर खान एयरबेस पे अटैक करना, हमारे दूसरे एयरबेसेस पे अटैक करना, फिर वो भी उसमें शामिल हो गया था हमारे रिस्पॉन्स। तो आप ये कह रहे हैं कि उनको पहले से जो है वो ये बात है कि उनको आइडिया था जी। और इसीलिए ये अटैक हुआ। क्योंकि जाहिर है ये तो सोचने वाली बात है ना कि आफ्टर व्हाट वी डिड टू देम 6-7 को, तो वो वापस से जो है वो क्या करेंगे कि नहीं करेंगे। तो वो एक ये तो सवाल था। तो वो अपना एज रखना चाह रहे थे। हमने देखे नूर खान एयरबेस भी कर दिया, जिससे शायद हम फ्रीज हो जाए। और पिंडी इस्लामाबाद में हम लोग मौजूद थे, लोग डरे हुए थे। शॉकिंग ऑफ कोर्स, शॉकिंग कि यहाँ पे आके गिरा है। तो उनको लगा कि पाकिस्तान शायद फ्रीज हो जाए, वो कहे यार नहीं हम अपना अटैक कब तक करते हैं, नहीं करते, बट वी रिस्पॉन्डेड। अच्छा, ये मैं इस पे वापस आना चाहूंगी, क्योंकि मैं ये प्रोफेसर अब्बास को भी सुन रही थी, जिसपे वो कह रहे थे कि हो सकता है आप भी बताइएगा कि कश्मीर का इशू शायद वन ऑफ द कंडीशंस, यू थिंक पाकिस्तान वाज इन अ पोजीशन कि इट कुड बी वन ऑफ द कंडीशंस फॉर द सीज फायर? आई डोंट नो, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सेकंड डे ट्वीट में कहा था सीज फायर के बाद, ट्रंप साहब बहुत सारी बातें कर देते हैं जो कि यूएस पॉलिसी का हिस्सा नहीं होती हैं। वो अपनी बातों से पीछे भी हट जाते हैं। वो पॉलिसी उनका तो अभी जो छोटा सा टर्म रहा है उसमें, और हमें इस पर बड़ा मोहतात होना चाहिए। चाइना के हवाले से टैरिफ्स का इकदाम लिए, उसको अब उन्होंने होल्ड पे डाल दिया। उन्होंने पहले कनाडा के हवाले से लिए थे, उसको फिर होल्ड पे डाल दिया था। बहुत सारे इकदाम लेके वो रिवर्स करते रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं तो समझता हूँ कि वो अक्सर क्या कहते हैं, बस कह जाते हैं, हवाई फायर कर देते हैं जज्बाती हो, बड़े एक कैजुअलनेस में अपनी और सारी चीजें कह जाते हैं। जैसे वो कहते हैं कि 1500 साल से कश्मीर का मसला जो है चल रहा है, चले शायद फिगर ऑफ स्पीच हो या पता नहीं क्या, एक्चुअली समझते हो कि 15 साल से चल रहा है ये मसला, बट वो बहुत इम्पल्सिव उनका बिहेवियर होता है। तो इसलिए मुझे नहीं पता ये उनकी पॉलिसी का ऐसा है या नहीं है। इतना मुझे पता है इंडिया इतनी आसानी से ये बात नहीं करेगा। मोदी साहब ने कहा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हम बात करेंगे, तो इतने आसानी से तो वो नहीं आएंगे, बट वी हैव टू ब्रिंग देम ऑन द टेबल। हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए? टॉक्स हमें इस बात पे, और वजीर आजम साहब ने बड़ी अच्छी इस पे बात की थी, और थोड़ी अग्रेसिव ही अप्रोच होनी चाहिए थोड़ा। बिल्कुल नहीं, और आप उनसे पुश करें बात करने के लिए, दुनिया को बताएं हम बात करने के लिए तैयार हैं। एक जमाना था ना पाकिस्तान भी आइसोलेटेड था, जैसे अभी कुछ खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान ने इसमें अफगानिस्तान को क्यों नहीं इन्वॉल्व किया, लेकिन इसाक डार साहब अब जा रहे हैं अफगानिस्तान, चाइना जा रहे हैं, वहाँ पे अफगानिस्तान के वजीर खारजा भी आएंगे, तो वहाँ से भी बातचीत हो जाएगी। हमें आइसोलेशन में नहीं रहना है, हमें सबसे बात करनी है। मजे की बात तो ये, जो पहले मैं कह रहा था, डिप्लोमेटिकली आइसिंग ऑन केक हमारे लिए हुआ है तो ट्रम्प साहब के बयान,
बट इंडिया में रिएक्शन देखे ना, अर्नब गोस्वामी ओ हो पागल हुए में, अमेरिका से मदद ले ली। डोनाल्ड ट्रंप कौन होता है? टर्की ने सपोर्ट किया पाकिस्तान को, तो टर्की पे बैन लगाओ, टर्की आमिर खान टर्की क्यों जाता है, हमारे टूरिस्ट वहां क्यों जाते हैं, मतलब लेवल देखें। तो वो इंडिया जो 2019 का एक बयान बताओ मोदी का, पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी है और चाइना भी न्यूट्रल खड़ा है, ये उनका बयान था। ऐसे ही बोलते हैं नाक से। कोशिश आपने अच्छी ठीक है, हाँ मिमिक आर्टिस्ट वो अच्छे शफात अच्छी कर लेता। तो 2019 में ये उनका बयान था कि चाइना भी न्यूट्रल है, बाकी पूरा मुल्क, पूरी दुनिया हमारे साथ। यू थिंक अब आइसोलेशन की तरफ जो है वो चला गया इंडिया? इजराइल है उनके साथ, ऑब्वियसली अमेरिका उनके साथ नहीं खड़ा हुआ। बरतानिया के वजीर खारजा यहाँ पे थे, उन्होंने कहा इंडिया ने कोई सबूत नहीं दिया पाकिस्तान के खिलाफ पहलगाम वाक़े का। ईयू पे तो बड़ा गुस्सा भी निकाला उन्होंने, उनके जो वो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब ने। हाँ, यू ऑब्वियसली यू में एक जर्नलिस्ट क्या बात कर रहे हैं, जब यूक्रेन वॉर हुई थी इंडिया डिसाइडेड टू एब्सटेन कि हमारा मसला, ठीक है, हमारा मसला ही नहीं है। अब पाक इंडिया का मसला है और आप हमें कह रहे हैं हम आपकी साइड लें, क्यों लें, हमारा मसला नहीं है। तो फिर वो इस तरह के जवाब भी मिलते हैं ना कि जब आप एब्सटेन करते हैं तो फिर तो यू आपके साथ उस तरीके से नहीं खड़ा हुआ। पाकिस्तान के दोस्त अजरबैजान चले, ठीक है, रिलेटिवली एक छोटा मुल्क है, बट आपके साथ दोस्ती निभाई उसने। चाइना, मतलब कितना क्या बात करें, मतलब उनकी मीम्स देख लें अगर तो कमाल ही है ना, मतलब इक्विपमेंट उनका, और पता नहीं कुछ गॉसिप तो ये मुझे नहीं पता, आई डोंट हैव इन्फॉर्मेशन कि शायद वो भी हेल्प कर रहे थे उस दिन अपने रडार्स वगैरह से। ऑल्दो हमारा जो मैंने बताया स्पेस वॉरफेयर का निज़ाम, रडार सिस्टम वगैरह काफ़ी अपग्रेडेड है। तो चाइना हमारे साथ था। नहीं, ये तो आप अंडर एस्टिमेट करें, इस पूरी जंग में जो है चाइना इज द विनर आल्सो। चाइनीज एम्बेसडर फॉरेन आपके ऑफिस पहुंच गए थे वहां पर, 4 बजे सुबह फॉरेन ऑफिस पहुंच गए, जहां उनको बताया गया कि ये देखिए हम गिरा रहे हैं, कि ये हो चुका है। ऑब्वियसली उनका भी सीना चौड़ा हो गया होगा, उनकी कहते हैं ना छाती चौड़ी हो गई होगी फखर से। चाइना ने आखिरी जंग कब लड़ी? एक तो उनका जो ऑब्वियसली एलओसी पे चल रहा है इंडिया के साथ, वो तो चल ही रहा है, लेकिन 1962 में तो 60 इयर्स हो गए हैं या उससे ज्यादा वो इक्विपमेंट बना रहे हैं। जैसे मैंने कहा थर्ड, आई थिंक उनका तकरीबन पता है कितना, कोई $350 बिलियन का उनका डिफेंस बजट है चाइना का, 320 या 350 बिलियन डॉलर, जो कि वॉर टेस्टेड नहीं था, ये जो कि वॉर टेस्टेड नहीं था, एंड नाउ इट इज, जो कि वॉर टेस्टेड नहीं था। और पाकिस्तान, अच्छा पाकिस्तान का जो ये जंग इसीलिए ज्यादा दुनिया में वो हो गई क्योंकि जब चाइनीज जेट्स ने ये गिराया तो ये तो वेस्ट के लिए एक कंसर्न भी था ना, तो इट वाज वेस्ट वर्सेस चाइना। यार ये देखिए ये क्या हो गया, इसलिए इतनी खबरें छपी ना। अगर ये पाकिस्तानी जहाज होता और वो गिरा के चला जाता तो शायद इतनी ज्यादा फ्रिक्शन वहां पे नहीं होती, वेस्टर्न वर्ल्ड में इतना ज्यादा वो नहीं हिलते कि यार। लेकिन अब उनको पता चला है कि चाइनीज जो है वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है और आर्म्स एंड एम्यूनिशंस और जेट फाइटर जेट्स पे इतना आगे निकल गए हैं। तो ये दुनिया के लिए भी एक बड़ी खबर है। तो चाइना हमारे साथ था, तुर्की हमारे साथ खड़ा हुआ, और सबसे बड़ी बात कि शहजाद खुलकर साथ थे ना, ऐसा नहीं था कि कोई ऐसी स्टेटमेंट्स, कंफ्यूज स्टेटमेंट्स आ रही थी या क्या, दे वर ऑन आवर साइड। कल हमने क्लियरली, हाँ, जो साबिक उनके वजीर खारजा, वजीर खजाना है इंडिया में, वो बीजेपी में रहे 15 साल, नाम मेरे सेंसस के पूरा 15 साल बीजेपी में रहे, दूसरी पार्टीज में भी रहे। वो आके कह रहे हैं कि इंडिया हैज बीन आइसोलेटेड, हमारी क्या पॉलिसी है। और अब उनके लोग जो है ऑपोजिशन पार्टीज के सवाल उठा रहे हैं कि अब आपने ये जो 7 कमिटीज बना दी हैं, ये तो एक्सेप्टेंस ऑफ फेलियर है, एडमिशन ऑफ फेलियर है कि अब आपको डिप्लोमेसी करने की जरूरत पड़ी है उस मुल्क के साथ, पाकिस्तान के साथ, जिनका कोई क्लाउड नहीं है। कांग्रेस में जो कांग्रेसमैन है उनके कहते हैं कि पता नहीं 20 से 25% स्टाफ अमेरिकन है। व्हाइट हाउस में उनकी वो है, ट्रंप के साथ जो लड़ रही थी इलेक्शन, उनका ओरिजिन इंडियन है। यूके में इंडियन ओरिजिन के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। तो मतलब आप ये सोचें उनका कितना क्लाउड है, और उसके बाद भी आपका ये हाल है। आपका ये हाल है कि आपको कमिटीज भेजनी पड़ रही हैं। और रबिया, मोदी सरकार अपने तौर पे नहीं कर रही है, ऑपोजिशन को इकट्ठा कर रही है, ऑपोजिशन जिसको वो मुंह नहीं लगाती बिल्कुल, और ऑपोजिशन को जो है वो इकट्ठा कर रही है। तो ये स्पेस अब मोदी ने दे दी है कि ही कैन नॉट डू इट हिमसेल्फ, ही नीड्स सपोर्ट। तो वो जो स्पेस उन्होंने इतनी टाइट रखी हुई थी और कंट्रोल रखा हुआ था हर चीज पे, ऑपोजिशन पे, अब इनको ये स्पेस जो है वो देनी पड़ रही है। सिफारतकारी डिप्लोमेसी करने के बाद, पाकिस्तान को आइसोलेट करने की कोशिशों के बाद ये इकदाम उठाना मेरे ख्याल से इटसेल्फ 2 चीजों का एडमिशन है। एक, आपकी फॉरेन पॉलिसी डिप्लोमेसी फेल हो गई है। सेकंड, मोदी इज टू वीक टू डू इट अलोन। ये 2 चीजें साबित करता है। हमने कमेटी बनाई है। शहजाद, किसी चीज ने तो वीक, कोई तो ऐसा पॉइंट आना था जिसने वीक करना था मोदी को, क्योंकि जिस तरह का उनका कंट्रोल पिछले कुछ अरसे में नजर आया है, तो एक टर्निंग पॉइंट जो है वो आता है करियर में, और ये उनका था जिसकी वजह से जो है वो एक वीक। बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, देखिए डेमोक्रेसी की ब्यूटी क्या होती है, जो डेमोक्रेसी क्यों कहते हैं कि अभी तक जो अवेलेबल जो आपके पास पॉलिटिकल सिस्टम है, उस बेहतर सिस्टम है, वो आपको एक ट्रांजिशन, स्मूथ ट्रांजिशन देता है कि वोट के जरिए।
डिक्टेटर्स तो ये होता है ना कि अच्छा डिक्टेटर आ गया 20 साल रह गया वाह वाह हो गए, बुरा डिक्टेटर 20 साल रह गया तो आप बर्बाद हो गए। डेमोक्रेसी आपको ट्रांजिशन का मौका देती है। ये थर्ड टर्म है मोदी का, डोंट फॉरगेट दिस। अर्दोगान का ग्राफ देख ले, पहले दो टर्म्स में देख ले और बाद में देख ले, एवरी लीडर विल हैव अ डिक्लाइन एट अ सर्टेन पॉइंट। मतलब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल देख ले, ह्यूमन लाइफ साइकिल देख ले, स्पोर्ट्स का हवाला से मैं आपको देता हूँ, स्पोर्ट्समैन की लाइफ साइकिल देख लें। एक आपका स्टेज होता है व्हेन यू आर ग्रोइंग, सैचुरेशन पॉइंट आता है, देन देयर इज अ डिक्लाइन। ये दुनिया का एक असूल है, ये फितरी अमल है। चाहे वो कोई प्रोडक्ट होगा, अगर आप उसको मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से देखेंगे, ग्रोथ आएगी, सैचुरेशन होगी, डिक्लाइन होगा, फिर आप उसको रिवाइव करने की कोशिश करेंगे। इंसान तो रिवाइव नहीं हो सकता, इसलिए उसकी तो डिक्लाइन के बाद लाइफ साइकिल खत्म हो जाती है। इसी तरह लीडर्स की भी लाइफ साइकिल होती है। तीसरा चौथा टर्म आप फटीग हो जाते हैं, आपने जितने झूठ बोले होते हैं आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज होने लगते हैं। जैसे मोदी इस चीज़ों में एक्सपोज हुआ है ना, सारी चीज़ों में, तो आप एक्सपोज भी होने लगते हैं। ऑब्वियसली न्यू आइडियाज चाहिए होते हैं, नए लोग चाहिए होते हैं। तो अब वही मेरे ख्याल से इंडिया का स्टेज आ गया। एक और डिस्कशन जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है शहजाद और वर्थ डूइंग है, वो है कि इतने बड़े इवेंट का पाकिस्तान की सियासत पर क्या असर पड़ेगा। इस इवेंट से पहले दैट वाज ऑल दैट यू वर टॉकिंग अबाउट ऑन टीवी, दैट्स एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट दैट। और अब वापस उसी बात पे जो है वो हमें आना पड़ेगा और थोड़ा सा इसको भी देखना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा कि इतना बड़ा इवेंट हो गया है। हमने डिस्कस कर लिया कि कौन इसमें जीता, कौन हारा, कौन हीरो है, कौन नहीं है। एक दफ़ा फिर जो है वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी फ़ौज जो है वो एक स्ट्रॉन्ग तो थी पहले से ही, लेकिन स्ट्रॉन्गर जो है वो निकल कर आई है। स्ट्रॉन्गर तो है, पॉपुलर भी निकल के आई है। उनकी गुडविल में बड़ा इजाफा हुआ है। एंड ऑब्वियसली जो क्रेडिट ड्यू होता है जो आप फोर्सेस के सरबरान को देते हैं, चाहे चीफ हो आसिम मुनीर साहब हो, वो जो भी इस वक्त उनको पजीराई मिल रही है, दे डिजर्व इट। देखें, एक सवाल जो है बेसिकली जो आप करना चाह रही है, मुझे लगता है कि इमरान खान का क्या होगा। हाँ, इमरान खान का क्या होगा और बाकी भी। इससे पहले तो यही नहीं, मेन सवाल तो यही था ना कि इमरान खान अंदर है, एस्टैब्लिशमेंट स्ट्रांग है, इमरान खान कब निकलेंगे। इमरान खान भी बहुत पॉपुलर है, तो अब अगर वो स्ट्रांग थे पहले और स्ट्रांग हो गए, मजीद पॉपुलर हो गए, तो इमरान खान क्या डियाला जेल में ही बैठे रहेंगे। लेकिन मैं इस चीज में थोड़ा सा, हाँ, लेकिन मैं ये थोड़ा सा आपसे कहूंगी कि पॉपुलैरिटी तो बहुत टाइम पहले हम पीछे नहीं छोड़ गए, क्योंकि इमरान खान की पॉपुलैरिटी जितनी थी उतना टाइम भी उतने उन्होंने यही था ना कि इतने पॉपुलर है, इतना टाइम अंदर नहीं रह सकते, तब भी नहीं, ठीक है, तब भी, लेकिन वो तब भी नहीं निकल सके, ठीक है। तो वो बात स्ट्रांग होने की है, बात पावरफुल होने की है हमारी जैसे मुल्क। लेकिन पहले लोग जो करते थे मुकाबला, वो ये कहते थे एक ताकतवर है, दूसरा पॉपुलर है। अब जो ताकतवर है उसके पास पॉपुलैरिटी भी है। मैं ये कह रहा हूँ, ये आप वो नहीं कह सकते, लेकिन गुडविल भी है ना उनके पास। देखिए, एक चीज तो जो कुछ लोग तनकीद करते थे कि यार फौज ये वो उन्होंने क्या किया है। आपको पता है, मैं कभी इस तरह के एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखता। जिस मुल्क के साथ इंडिया हो, 4 जंगें हो चुकी हों, उनके पास न्यूक्लियर हो, आपके पास हो, अफगानिस्तान जो आपके लिए अब ऑब्वियसली जो आप पहले समझते थे आपका एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, वहाँ से अब हमले हो रहे हैं। ईरान के साथ कोई आइडियल ताल्लुकात नहीं, तो इसमें तो कोई बेवकूफ़ी होगा कहेगा कि आपकी फ़ौज की आपको ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस जंग ने दोबारा उसको इस्टेब्लिश कर दिया है कि मज़ीद ज़रूरत है, ठीक है। तो मैं तो ये कहूँगा कि देखें, इस वक्त अगर हमें अपना दिफाई बजट भी थोड़ा बढ़ाना पड़े, जितना हम कर सकते हैं बिल्कुल बढ़ाइए, और उसके लिए मेजर्स लेना, टैक्सेशन बेहतर करें, मतलब सबसे टैक्स इकट्ठा करें, पैसा जमा करें और दें जिसको डिजर्व होता है। आज अगर डॉलर टर्म्स में तो हमारा पता है ना 8-9 इस दफ़ा भी जो आ रहा है अभी कि 2.5 ट्रिलियन होगा डिफेंस बजट, दैट इज़ नॉट इवन $10 बिलियन। इंडिया का $86 बिलियन है। क्यों? क्योंकि हमारी करेंसी डीवैल्यू हो रही है, तो डॉलर टर्म्स में तो और आपने सारा इक्विपमेंट डॉलर्स में ही खरीदा है, तो आपका एक तो डिफेंस बजट डॉलर टर्म्स में बढ़ नहीं रहा है। रुपी टर्म्स में भी 2.5 ट्रिलियन है। ये क्यों नहीं हो सकता 3 ट्रिलियन? बिल्कुल हो सकता है, अगर आपका साइज जीडीपी का बढ़ा हो, आपकी टैक्सेशन बढ़ी हो। तो 2 चीज़ों पे फोकस करना है ना। फौज की ज़रूरत इस मुल्क को बहुत ज़्यादा है, और शायद आने वाले वक्त में और ज़्यादा हो। तो उन्होंने अपना काम बेहतरीन तरीके से किया है, उनको वो काम जारी रखना चाहिए। सिविलियन हुकूमत को, यही जो मैं कह रहा हूँ, इकोनॉमी को स्ट्रांग करें। इंडिया क्यों आज हम पे एक ललकारता है? क्योंकि स्ट्रांग इकोनॉमी है। हम क्या कहते हैं, ओहो सऊदी अरब उनको कुछ नहीं कहेगा, अमेरिका कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है। तो आप भी बने ना बड़ी मार्केट, 25 करोड़ की आबादी हमारी भी है, सही है, कोई 1.5 अरब नहीं है, 25 करोड़ तो है ना, ठीक है, माशाल्लाह प्रोड्यूस भी हम अच्छा खासा करते हैं, तो उसमें भी हम स्लो डाउन नहीं हो रहे, तो आप भी बड़ी मार्केट बने, सही है। तो ये सिविलियन हुकूमत करने की ज़रूरत है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा जो पहले दिन से हुआ है कि देखिए, अगर इस गुडविल को लेकर
एस्टैब्लिशमेंट का फौज का फुटप्रिंट ऑन द सिविल स्पेस बढ़ेगा, ठीक है, वो फुटप्रिंट उनका मजीद बढ़ेगा उनके कामों में, तो वो ठीक नहीं होगा। बिल्कुल, हाँ। ठीक है, अब हमें क्योंकि पता चल गया है कि उनकी जरूरत उनके काम में और ज्यादा है, तो आई थिंक दे शुड डू इट एंड दे हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब। सिविलियंस को स्ट्रांग होने की जरूरत है। हाँ, व्हाट मैसेज इज देयर? बिकॉज अगर आप कह रहे हैं आप- टैक्सेशन बढ़ाएं, जीडीपी बढ़ाएं, हम आप तो अपनी एक मतलब एक दुकानदार पे हमारी हुकूमत जो है वो टैक्स नहीं लगा सकती। जी ये हाँ, करें, ये सारे हाँ। करें ना। इसमें अगर आप हाथ खड़े रह के कर देंगे कि यार ये काम हम नहीं कर सकते, ये भी एस्टैब्लिशमेंट करके दे हमें कि टैक्सेशन बेहतर करो, फॉरेन पॉलिसीज भी आप देखो, जब आप ये वीकनेस शो करेंगे तो फिर आप अपना काम नहीं कर रहे। ये अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। टिड्डी दल मारने के लिए भी आना पड़ता है ना फौज को। क्यों नहीं कर सकते हम? अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग क्यों नहीं कर सकते? इसमें सिविलियंस की सिर्फ गलती नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट की भी गलती रही है कि वो इंक्रोच करते हैं उसकी स्पेस में। एक पावर बैलेंस का मसला है। तो मैं कह रहा हूँ इस गुडविल को पॉजिटिवली इस्तेमाल करें, अपने काम, अपना दिफा और हम मजबूत करें, सिविलियन अपना काम करे। इस गुडविल का असर उनकी सिविलियन स्पेस पे नहीं पड़ना चाहिए, वो उनके पास है नहीं अभी ऑब्वियसली, लेकिन मिलनी चाहिए उनको। ये एक तो मेरा तज्जिया इस पे। दूसरा ये देखिए, इमरान खान के हवाले से दो चीज़ें हो सकती हैं। एक ये कि अब तक सख्ती से निपटा गया है पीटीआई से और कहा था कि जब तक ये 9 मई की माफ़ी नहीं होगी कोई इनके साथ स्पेस नहीं होगी। वही अप्रोच अब तक हमें नजर आई है। तो एक थॉट, एक साइड ऑफ ऑब्वियसली ये आपका माइंड कहता है कि यार ये जारी रहेगा। क्यों जारी रहेगा? क्योंकि अब तो जरूरत ही नहीं किसी बात की। अब तो ट्रंप भी आके इमरान खान को नहीं छुड़ा रहा। अब तो जो है इकोनॉमी भी बेहतर हो रही है, जंग भी लड़ ली है, अब तो जंग लड़के भी जीत गए। तो हाँ। व्हाई चेंज, व्हाई फिक्स समथिंग व्हिच इज नॉट ब्रोकन? उनके पर्सपेक्टिव से कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं चीजें फिक्स हैं, ठीक है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको सबको पता है। लेकिन वो ये समझेंगे कि अगर सब कुछ सही चल रहा है, इमरान खान को बाहर निकाल के वही पॉलिटिकल क्राइसिस में जाएं, वही रैली धरना, तो हम क्यों करें? तो शायद ऐसे ही रहने मामले को, इसके चांसेस लोगों को ज्यादा लगते हैं। ऑन दी अदर साइड एक ये भी अप्रोच हो सकती है कि देखें, जब हम दुश्मन से लड़ते हैं ना एक्सटर्नली, तो हमें गुडविल मिलती है, हमें पजीराई मिलती है, तो हम अपना फोकस वहां रखें। इंटरनली हम मामलात को सेटल डाउन करने की कोशिश करें, ठीक है। और अगर आप सोचें कि अभी जैसे हुकूमत खुद कह रही है ना कि पीटीआई ने भी हमें सपोर्ट किया, जो साइबर वॉरियर्स थे वो भी कोई इस दफ़ा उन्होंने, कुछ लोगों ने किया होगा जो अभी भी के फौज के खिलाफ बात है, लेकिन बाय एंड लार्ज दे वर सपोर्टिंग। तो ये चीज़ किसको बुरी लगती है? तो आपको ये पता है कि इंटरनली अगर आप जोड़ेंगे, और ये सब हुकूमत हो, बाजवा साहब के टाइम पे नून लीग हो, मतलब नून लीग नाराज थी ना 2018 के इलेक्शन में, खुश नहीं थी। 2024 में पीटीआई नाराज थी एस्टैब्लिशमेंट से, ये फैक्ट है। तो अगर आप इंटरनली लड़ेंगे तो कोई ना कोई बड़ी पार्टी को आप नाराज करेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ इस गुडविल को इस्तेमाल करना चाहिए, और शायद ये हो भी एक सोच कि अब हमें पॉपुलैरिटी मिल रही है, व्हाई शुड वी सैक्रिफाइस और कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस पॉपुलैरिटी? तो चीज़ों को बेहतर करते हैं सियासी तौर पे। एक अप्रोच ये हो सकती है। मैं आपको दो अप्रोचेस बता रहा हूँ, ठीक है। मुझे लगता है पहले वाली अप्रोच के चांसेस ज़्यादा है, जिसमें जो चल रहा है वैसे ही चलता रहे जब तक इमरान खान साहब कोई एक समझौता नहीं कर लेते। और समझौता क्या है मैं बता देता हूँ ना आपको, टेबल पे क्या चीज़ है, और 6 महीने से टेबल पे वही है। अभी ये मुलाकातें छोड़ दें इसको। टेबल पे ये है कि इमरान खान साहब अगर बनी गाला चले जाएं या बाहर भी आ जाते हैं तो कोई गारंटर हो जो ये गारंटी देगा कि वो हुकूमत चलने देंगे एटलीस्ट फॉर 4 years, नो इलेक्शंस बिफोर 2028, ठीक है। यानी कि अर्ली इलेक्शंस हो सकते हैं 1 आध साल पहले, और उस पर बहस कर लें पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर कि वो फेयर एंड फ्री होंगे या नहीं होंगे। लेकिन उसमें पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, उसमें एस्टैब्लिशमेंट ने भी ऑब्वियसली एस्टैब्लिश करना है कि फ्री एंड फेयर होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि इल्जाम हमेशा उनकी तरफ ही लगेगा। तो ये ऑन कार्ड्स है। अगर इमरान खान इसमें मान जाते हैं तो शायद उनके लिए आसानियां हो जाए कि ठीक है 2028 तक सिस्टम चलेगा। दिस इज द डील ऑन द टेबल राइट नाउ, ठीक है। तो अब ये देखना है कि किस तरह पैन आउट करेगा। मुझे लगता है पहले वाला जो सिनेरियो है कि जो चल रहा है, अगर हमारे हक में चल रहा है इसको चलने दो। तो शहजाद, मैं तो पीटीआई वालों की ख्वाहिश बता रही हूँ कि वो कह रहे हैं कि एक तरफ जनरल आसिम मुनीर जो है वो कौम के बेटे हैं, और उनके साथ जो है इमरान खान जैसे पॉपुलर स्ट्रॉन्ग लीडर आ जाएं तो बस हमारा मुल्क जो है वो तरक्की की राह पे गामजन हो जाए। तो अगर पीटीआई वाले जो है ना, हाँ देखिए जो हाइब्रिड निजाम में कहते हैं कि ये इक्वेशन सबसे बेहतर है कि शहबाज शरीफ साहब हो जिनमें कोई इस तरह का ईगो नहीं है, जो क्रेडिट देने के लिए भी तैयार है, ऑलमोस्ट ये भी कह गए थे कि मैं उनका विजन हूँ। तो उनको तो कोई मेरे ख्याल से अगर हाइब्रिड रिजीम चल रहा है तो ये इक्वेशन तो आई थिंक सबके लिए सूटेबल है। एंड नॉट ओनली दिस, ये तो चले एक बात हो गई, लेकिन शहबाज शरीफ साहब हैं हार्ड वर्किंग। ये तो आपको पता है चीफ मिनिस्टर डेज से भी
6 बजे उठना, 7 बजे मीटिंग कॉल करना, ये तो है। तो ये तो उनके खिलाफ ये भी चार्जशीट नहीं हो सकती। एक ही चार्जशीट हमें सुनने में आई है नून लीग के हवाले से कि बयानियां बनाने की ताकत नहीं रखते, फॉर फ्रंट पे आके नहीं करते। लेकिन इस पूरी, अच्छा ये देखें, क्रेडिट मस्ट बी गिवन बाय ड्यू। लेकिन ये तो है ना कि एक वीक प्राइम मिनिस्टर के तौर पे जो है वो नजर आते हैं, तो हाइब्रिड, फिर हम यही एक्सेप्ट कर ले कि भाई हाइब्रिड निजाम है हमारे यहाँ। के अलावा सबसे बड़ा जो मामला है वो तो ये है ना कि इनके पास पीपल मैंडेट है, लोगों का मैंडेट नहीं है ना, अभी वीक है। हाँ जी, वो सबसे बड़ी बात होती है ना। वो फैक्टर्स तो अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन इस पूरे उसमें देखें हमारे वैसे ये वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा ने भी और अता तारक, ये सारे इंटरनेशनल मीडिया पे गए और इन्होंने पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी पेश किया, सख्त सवालात का सामना भी किया। खासतौर पे स्काई पर याल्दा जो है, उनके सबको पता है कि उनके व्यूज़ क्या है, वो कोई प्रो पाकिस्तान नहीं है, तो उनके सख्त सवालात का जवाब भी दिया। ऑन द कॉन्ट्ररी इंडिया का कोई गेस्ट नहीं होता था उनके पास, कोई जवाब देने के लिए नहीं होता था। तो ये जो हम इन्फॉर्मेशन में बात कर रहे थे, इससे साबित होता है हमारे पास जवाब देने को भी थे, बताने को भी थे। तो डिप्लोमेटिकली भी हमने मामलात को अच्छा हैंडल किया, इन्फॉर्मेशन में भी किया, तो ये पाकिस्तान को बड़ा एडवांटेज मिला। लेकिन आप जो बात करें कि वो इक्वेशन लोग कह रहे हैं, पीटीआई वालों की ख्वाहिश तो ये हो सकती है, फिर वो भी सवाल करेंगे तो भाई इतने अरसे से बुरा भला क्यों कह रहे थे हमें? तो अगर इस पोजीशन को ही लेना है तो वो तो मेरे ख्याल से कुछ आप सोशल मीडिया की तरफ चली गई हैं। अगर हाइब्रिड निजाम चल रहा है तो शहबाज शरीफ इज द बेस्ट ऑप्शन। बेस्ट। अच्छा, एक स्टेटमेंट जो है अगर आप कमेंट करना चाहें, क्योंकि मैं पॉलिटिकल किसी ने लफ्ज़ सवाल किया था ना कि इंडिया के साथ सीज फायर हो सकता है, तो पाकिस्तान में भी पॉलिटिकल सीज फायर होना चाहिए। बिल्कुल। एंड वी रियली होप के जो है वो ये हो जाए पॉलिटिकल सीज फायर टू मूव फॉरवर्ड। बिल्कुल। अच्छा, ये एक स्टेटमेंट है, बड़ा मजे का है, और मैं चाहूंगी कि अगर आप देना चाहें इस पे कमेंट तो आपकी मर्जी है। DGISPR ने जो है वो सैटरडे को जो है वो उन्होंने ये कहा था कि वो लोग जो कहते थे कि आर्मी जो है वो अपना काम नहीं करी, अब हमने जो है वो अपना काम ड्यूटी जो है वो फुलफिल करके दिखाई है। कुछ स्टूडेंट से जो है वो बात कर रहे थे, और उन्होंने ये भी कहा कि shouldn't those who spoke against the army and its officers be held accountable। वो यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा कि मिलिट्री का रोल जो है नेशनल डिफेंस में उसको क्रिटिसाइज किया। सो आई डोंट अग्री कि मिलिट्री का जो रोल नेशनल डिफेंस में है हमारी, उसको कोई भी ज़्यादातर लोग जो है वो उसको क्रिटिसाइज करते हैं। यानी जो क्रिटिसिज्म आता है वो जो सियासत में मदाखलत होती है उस पे जो है वो क्रिटिसिज्म आता है। और हम तो हमेशा हमने कहा है कि हमारी आर्मी इज़ वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, जिस तरह से बॉर्डर्स पे या जिस तरह से हमें डिफेंड करिए। तो आई डोंट नो, ये उन्होंने जो है वो एक स्टेटमेंट दी थी। ऑब्वियसली इसका एक सियासी कॉन्टेक्स्ट ही है ना, कि जब आप अपनी सियासी तनकीद में आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, मैं तो अपने बारे में बात कर सकता हूँ, तनकीद ये होनी चाहिए कि अगर कोई आइन या दस्तूर से बाहर निकल के बात कर रहा है या काम कर रहा है तो उसको आप क्रिटिसाइज करेंगे। हमारी फौज की ये पता है क्यों तारीफ हो रही है? क्योंकि कहा जा रहा है कि हमें एक एडवांटेज था, वी आर बैटल हार्डन्ड आर्मी, इंडिया के सोल्जर्स के पास नहीं है। अच्छा, हमने कन्वेंशनल बैटल शायद नहीं लड़ी हो हमारी फौज ने, लेकिन आप यार देखिए ये, और जब मैं कहता हूँ कन्वेंशनल बैटल नहीं लड़ी, इसका मतलब ये कि हमने अपने मिसाइल्स को टेस्ट नहीं किया हुआ था। ऐसा नहीं कि हम रोज चलाते हैं, ये नहीं हो सकता। फतेह 1 फतेह 2 का टेस्ट होता है, एक टेस्ट होता है, बाकी आपके मिसाइल्स किस कंडीशन में है, वो फायर करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे अपने टारगेट्स को, ये हुआ है, बड़ा अल्लाह का शुक्र है। तो इसका मतलब हमारा इक्विपमेंट वगैरह सब कुछ जो टॉयज पड़े हुए थे, एवरीथिंग वाज ऑन पॉइंट, सब कुछ वो चले हैं, वो ठीक है, ऐसा नहीं हमने सजा के रखे हुए थे, वो चले हैं, ठीक है। दूसरा, जब मैं कहता हूँ बैटल हार्डन, तो ठीक है हमने कोई कन्वेंशनल वॉर नहीं लड़ी है, लेकिन यार देखिए हमारा सिपाही जो है ना, चाहे वो वजिस्तान में हो पहले या अभी भी केपी में, बलूचिस्तान में, जब वो घर से निकलता है ना, उसको पता है इट कुड बी माई लास्ट डे, शायद आज मुझे शहादत नसीब हो जाए, क्योंकि BLA है, TTP है, धमाके हो रहे हैं, और पिछले 1.5-2 साल में उनका हदफ क्या रहे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस। मेरे लिए ये माइंडसेट होना, ये आपको प्रिपेयर करता है कि जब हमारा फौजी निकलता है उसको पता है शायद ये आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो, वो इसको एक्सेप्ट करता है, बहादुरी से जाता है, घर वापस आ जाता है, गाजी हो जाता है, शहीद हो जाता है, तो अल्लाह ने उसके दर्जात बुलंद कर दिए। इंडिया की आर्मी कुछ हद तक LOC पे हो सकता है ये हो, अदरवाइज ये उनके ऊपर अप्लाई नहीं करता। तो ये मेंटली आपको रेडी करने के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं कि हमारा LOC के अलावा हमारी आर्मी टोटली इंगेज हो हर वक्त एक कन्वेंशनल वॉरफेयर में, या हमारे जेट्स रोज उड़ के J-10C में तैयारे जो है वो बमबारी कर रहे हो कहीं पे, या हम जो है रोज फतेह 1 फतेह 2 उड़ाते हैं। नहीं, मेंटली प्रिपेयर्ड होने का। तो इसीलिए लोग कह रहे हैं कि वी आर अ बैटल हार्डन आर्मी, वो एडवांटेज नहीं था उनके पास। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमने दहशतगर्दी में कुर्बानियां भी दी हैं। अब इसमें ऊंच नीच करें, परफॉर्मेंस ये थी फलाना, जो जहां तक लड़ाई लड़ने की बात है वो हमने लड़ी है, उस पर क्रिटिसाइज करना दुरुस्त नहीं है। और क्रिटिसाइज आप देखिए, वैलिड क्वेश्चंस उठाए, और आप जो कह रही हैं लोग नहीं करते, माइनॉरिटी में है। जाफर एक्सप्रेस के वक्त बहुत सारे लोगों ने कुछ बेहुदा बातें की थी,
जब हेलीकॉप्टर गिरा था एक एक्सीडेंट था। नहीं, इंटेलिजेंस फेलियर पे बातें मैं की थी ना शहजाद जाफर एक्सप्रेस पे। मैं दो डिफरेंट चीजें हैं। देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं यही कह रहा हूँ, ये सवाल हमने भी उठाए थे, इंटेलिजेंस फेलियर के सवाल उठने चाहिए, क्योंकि आज जब पहलगाम में इंटेलिजेंस फेलियर पे सवाल उठते हैं तो हम उनके मीडिया को कोट करते हैं, देखें इसने सवाल उठा लिया वहां हुकूमत के सामने, इंटेलिजेंस फेलियर, क्यों नहीं उठा रहे, वो सवाल बिल्कुल हमें उठाना चाहिए, और मेरे ख्याल से इसको प्रेस ब्रीफिंग में 20 सवाल जब भी हों उठाने चाहिए और उस पर जवाब आना चाहिए। ये वैलिड क्वेश्चन है। हम अगर ये सवाल नहीं करेंगे तो इंडियन मीडिया और हमारे मीडिया में फर्क नहीं होगा। आज अगर हमारी फौज भी कहती है हमारा मीडिया हमारा फखर है, वो इसलिए है क्योंकि साबित किया है कि क्रिटिकल टाइम पे हम खड़े होते हैं साथ, और खड़े झूठ में नहीं होते, हम अभी भी तजिया कर रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके प्रोग्राम में कही है कि हमारी माजी की पॉलिसी थी, हमें उसको तर्क करके और बेहतर करने की जरूरत है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ लोगों ने, जब वो हेलीकॉप्टर का हुआ था मामला, जनरल सरफराज का मजाक उड़ाया, तमस्कर उड़ाया, साजिशें थ्योरीज बनाई, जाफर एक्सप्रेस भी की, ये नहीं होना चाहिए। यस यू मस्ट आस्क ये कैसे पहुंचे वहां पे। बीएलए हम कहते हैं कि उनकी कमर तोड़ देंगे, जैसे मोहसिन नकवी साहब कहते थे एक थानेदार की मार है, तो लोग सवाल उठाएंगे ना, ये तो एक ऐसे चौकी मारते, क्या हुआ उसको, ये बिल्कुल वैलिड सवाल उठाए। बट मजाक उड़ाना, तमस्कर उड़ाना, रिडिक्यूल करना, ये किसी सहाफ़ी का काम नहीं है, ना सहाफ़ी को छोड़ दे, लोगों को भी नहीं करना चाहिए। देखिए ये बिकॉज मैं खुद कह रहा हूँ कि यार हमारी फौज जब निकलती है उनको पता है कि यार टीटीपी के और बीएलए के निशाने पे है वो। लेकिन मुझे तो ये लगता है शहजाद, बाय एंड लार्ज वैसे भी तनकीद इस बात पे नहीं होती कि वो नेशनल डिफेंस को जो है वो सही से वहाँ पे अपनी ड्यूटी नहीं दे रहे। आपको पता है एक तनकीद जो कॉमन तनकीद है, हाँ, एक अरसे से तनकीद है, वो ये है कि आप सियासत में मदाखलत ना करें। हाँ, आप अपनी ड्यूटी दें। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर वो ये कह रहे हैं कि हमने अपना काम करके दिखाया, सही किया, बिल्कुल सही किया, लेकिन जो आपका काम है आप प्लीज वही करें। बिल्कुल। आप, मैंने कहा ना, मैंने पहला जुमला ये कहा, आइन और दस्तूर से रहकर बाहर आप जो भी काम करेंगे तो देखें उसमें इंटरनली आपको कोई ना कोई पार्टी गिला करेगी। कभी पीपल्स पार्टी आपके निशाने पे होगी, कभी नून लीग होगी, कभी पीटीआई होगी, क्योंकि वो ये कहेंगे कि आपने सियासी इंटरफेरेंस किया, आपने इलेक्शन हराया। वो तनकीद बिल्कुल वैलिड है और वो होनी चाहिए, उसी से हमारी इस्लाह होगी। बिल्कुल। थैंक यू शहजाद, थैंक यू सो मच, आप आए, बहुत आपने टाइम निकाला, बहुत थैंक यू।